हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री का सैंपल पेपर, जो कि हाल ही में सीबीएसई ने रिलीज किया है 2023-24 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर। राइट, चलिए। तो सबसे पहले आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मोटिवेशन कोट है, थिंक बिग। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा टारगेट सोचोगे तभी उसके लिए बड़ा स्ट्रगल करोगे और तभी आपको बड़ी सी सक्सेस मिलेगी। तो हमेशा क्या करना है, आपको बड़ा सोचना है। देन ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने पर बिलीव रखो, अपने पर विश्वास रखो कि आप ये काम कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप जब अपने पर विश्वास रखोगे तो उस काम को आप हासिल कर पाओगे। राइट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। और फिर जो आपने सोचा है वो आपका पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि सक्सेस, जो भी आपने अपना टारगेट सोचा हुआ, एम सोचा हुआ है, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। राइट, तो चलिए फटाफट से बता दो यार कमेंट सेक्शन में लिखकर, आर यू रेडी फॉर दिस सैंपल क्वेश्चन पेपर। करने के लिए तैयार हो तो फटाफट से फायर इमोजीज या फिर अनीता मैम की पर्पल आर्मी का जो सिंबल है, ठीक है, पर्पल हार्ट जो है, वो आप शो कर सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़नी बहुत जरूरी होती है। इससे हमें ना एक आइडिया लग जाता है कि किस क्वेश्चन को हमें कितनी वो देना है, कितना टाइम लगाना है और उसमें कितना लिखना है। ठीक है, उसमें टाइम लिमिट्स भी दी होती है, सॉरी वर्ड लिमिट भी दी होती है, और उसको कैसे क्या करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका 3 मार्कर है, 1 मार्कर है, 8 मार्कर है, मैप है, केस बेस्ड स्टडी है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस दी होती है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में ना 5 सेक्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए में आपके सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, जो कि 1 से लेकर के 21 तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक होंगे और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 से 27 तक ये होंगे आपके शॉर्ट आंसर, जो कि हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स। ठीक है, तो 3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। उसके बाद सेक्शन सी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 30 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर्स पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं और हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स को। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक ये आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कि मतलब आपको पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, केयरफुली रीड करना है, अंडरस्टैंड करके, और फिर उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 4 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ई में देखिए, सेक्शन ई में आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 5 मार्क्स आपको दिलाएंगे, अगर आपने ठीक से लोकेट कर दिए तो। क्लियर हो गई जनरल इंस्ट्रक्शन सारी? ओके, डन। तो हम क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं अपना आज का ये सैंपल पेपर सॉल्यूशन। तो देखो, सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि होंगे आपके 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन नंबर होंगे, और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 नंबर। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 21 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन डिमांड। तो डिमांड क्या थी किसकी, खिलाफत मूवमेंट की। क्या चाहते थे ये, खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, उनकी डिमांड क्या थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, कि इंडिया को जो है उसका स्टेटस वापस दे दिया जाए। सेल्फ रूल टू इंडिया, कि इंडिया को सेल्फ रूल करने दिया जाए। रिस्टोरेशन ऑफ द कैलिफेट ऑफ द टर्की, और रिवाइवल ऑफ द ऑर्थोडॉक्स कल्चर ऑफ इस्लाम। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर होगा इसका 3, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ द कैलिफेट ऑफ द टर्की। अब इसमें क्या था, देखो, वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से टर्की भी तो पार्टिसिपेट कर रहा था ना, यानी कि ऑटोमन एम्पायर भी तो पार्टिसिपेट कर रहा था। अब वर्ल्ड वॉर में हार जाती है, जर्मनी हार जाती है, तो उसके साथ में जितने भी कंट्री उसको उसके सपोर्ट कर रही थी, वो भी कंट्रीज हार जाती है। तो जीती हुई कंट्रीज ने क्या किया, उनके हारी हुई कंट्रीज के ऊपर में क्या लगा दी, पेनल्टी लगा दी। तो एक तरफ क्या थी, एक तरफ आपकी एक्सिस पावर थी, ठीक है, एक्सिस पावर थी, दूसरी तरफ आपकी अलाइड पावर थी। ठीक है, ये आपने उसमें पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी। ठीक है, तो इधर जो थी वो जर्मनी लीड कर रही थी एक्सिस पावर में। ठीक है, जर्मनी लीड कर रही थी, और इधर कौन था, यूएसए थी, बड़ी बड़ी कंट्री थी, यूएसए थे, फ्रांस थी, रशिया थी, और कौन था ब्रिटेन था। राइट, और इधर जर्मनी हो गई, ऑटोमन एम्पायर हो गया। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर हो गया। राइट, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका जापान हो गया। ठीक है, जापान हो गया। तो इस तरीके से ये जो जर्मनी थी ना बच्चे, ये इसमें हार जाती है, और हारने के बाद में ये जो जीती हुई कंट्री है, ये इनके ऊपर पेनल्टी लगा देती है, और इतनी हर्श ट्रीटी इन पर इम्पोज करती है, इतनी ज्यादा पेनल्टी लगा दी जाती है कि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए वो अपने कैलिफेट्स को देखना नहीं चाहते थे, वो अपने स्पिरिचुअल हेड को देखना नहीं चाहते थे, अपने राजा को नहीं देखना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि दोबारा से कैलिफेट की जो पावर है, स्टेटस है, वो वापस उनको मिल जाए। तो इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड थी रिस्टोरेशन ऑफ द कैलिफेट ऑफ द टर्की। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Which one of the following issues did not contribute to the spread of revolt of 1857? Which one of the following issues did not, पूछा ना बच्चे, contribute to the spread? इसमें 1857 का जो रिवोल्ट स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, इनमें से एक वो ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इशू ऑफ कार्टेजेस बिल्कुल था, ठीक है। कार्टेजेस की वजह से ही क्या हो रहा था, ये 1857 का रिवोल्ट, जिसको इमीडिएट क्या बोलते हैं, जिसको इमीडिएट कॉजेस में ये काउंट किया जाता है। कन्वर्सेशन ऑफ द इंडियन क्रिश्चियनिटी, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द इंडियन क्रिश्चियनिटी, कि इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, ये भी रीजन था। मिक्सिंग ऑफ द बोन डस्ट इन द फ्लोर, कि आटे में गाय और सुअर की जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनका पाउडर मिलाया जाता था, तो ये भी तो रूमर फैला हुआ था ना, तो ये भी था। नेक्स्ट कहता है गिविंग ड्यू टू राइट द प्रिंसली स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गिविंग ड्यू टू राइट टू द प्रिंसली स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। Who among the following was the best ruler of the सातवाहन डायनेस्टी? लड्डू सा क्वेश्चन है, फटाफट से, मुझे लगता है कि सारे बच्चे इसको उड़ा दोगे। तो कौन सा रूलर सातवाहन डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट नोन माना जाता है? तो यांगश्री सातकर्णी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिमुका सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, या फिर वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो आपको बताना है ये पिक्चर को देख करके कि ये किस चीज की पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार आपके 40% से 50% कर दिए गए हैं, उसमें हर तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए वो रट्टा वाला मेथड आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेकर जाना। क्लियर है? चलिए, क्या है कि टेरिकोटा फिगर ऑफ द सातवाहन, तो ये टेरिकोटा फिगर है सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स का। अशोका फाइटिंग कलिंग वॉर, तो इसमें अशोक को कलिंग वॉर में फाइटिंग करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट कहता है कि टेरिकोटा फिगर डिपिक्टेड अ सीन फ्रॉम द महाभारत वेस्ट बंगाल, तो इसमें वेस्ट बंगाल में महाभारत का सीन डिपिक्टेड किया गया है, वहां की दीवारों पर, टेम्पल्स की दीवारों पर, और स्कल्पचर डिपिक्टिंग कृष्णा एडवाइजिंग द अर्जुन। तो इस पिक्चर को देखकर आपको ये लग रहा है कि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को एडवाइस कर रहे थे, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, देखो फिल इन द ब्लैंक्स से पूछे जाएंगे। अशोका इरेक्टेड अ पिलर, अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट टू मार्क दैट ही हैड विजिटेड दैट प्लेस, मतलब अशोका ने एक जगह पर ऐसा अपना पिलर बनवाया जिससे ये शो होता है कि वो वहां पर भी गया था। क्लियर? तो कहां पर बनवाया है ये, सारनाथ, सांची, बोध गया, फिर लुम्बिनी। आंसर क्या हो जाएगा, कहां पर बनवाया पिलर, तो आंसर विल बी लुम्बिनी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लुम्बिनी में गए थे ग्रेट अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट लुम्बिनी टू मार्क दैट ही हैड विजिटेड दैट प्लेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा कल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये स्टेटमेंट आपको सारी की सारी पढ़ करके और इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन क्या कहते हैं, द मोस्ट यूनिक फीचर वाज डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर, तो इसका सबसे जो यूनिक फीचर था किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो था इसका अर्बनाइजेशन, ठीक है, तो इसका शहरीकरण था। नेक्स्ट कहता है द सेटलमेंट वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दैट इज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन, तो इसके दो सेक्शन थे, ठीक है। एक को जो ऊपर बसा हुआ था उसको सिटाडेल कहते हैं, जो नीचे लोअर पार्ट पर बसा हुआ था उसको क्या कहते हैं, उसको लोअर टाउन कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम वाज ऑर्डनरी एंड अनप्लान, ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बिल्कुल साधारण सा था, एकदम सिंपल सा था, और अनप्लान था, कोई प्लान तरीके से नहीं बनाया हुआ था। नेक्स्ट कहता है इसमें कि रोड्स वर नॉट लेड आउट अलोंग अ ग्रिड पैटर्न, तो उसके जो रोड्स थे वो ग्रिड पैटर्न पर नहीं बने हुए थे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आपको बताना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द, तो ये आपके ऑप्शंस है, तो आपको ऑप्शन देकर बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ड्रेनेज सिस्टम तो बच्चे साधारण तो थे नहीं, और ना ही अनप्लान तरीके से बनाया था, बल्कि प्लान तरीके से बनाया हुआ था। तभी तो जब भी बारिश का पानी होता था या कहीं पर भी, वहां पर कोई पानी जैसे बारिश आने पर कहीं कहीं पर इकट्ठा हो जाता है ना, तो ऐसे वहां पर कोई भी चीज के प्रमाण नहीं मिले, प्रूफ नहीं मिले। स्लोपिंग एरिया में बनाया गया था उसको कि पानी कहीं पर रुके ना और सीधा फ्लो होता रहे, तो ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है।
राइट। नेक्स्ट कहता है कि रोड्स वर नॉट, जबकि ये तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे ना 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देयर आर द टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एसेशन। तो आपको इस तरीके से एक एसेशन का क्वेश्चन दिया होगा, एसेशन रीजन का, ध्यान से देख के पढ़ करके अच्छी तरह से उसको टिक करना है। क्या कहता है, एसेशन कहता है कि अशोका, एसेशन का मतलब होता है अभिकथन, ठीक है, और रीजन का मतलब होता है कारण। तो आपको देखना है कि जब ये एक दूसरे से अगर मैच कर रहे हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो आपको क्या करना है, ए लगाना है। ठीक है, और अगर वो दोनों ही सेल्फ जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब एक अपने आप में जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है, दूसरे की उसको कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही सारे मीनिंग बता रहा है, तो आपको सिचुएशन में बी ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, और सी और डी तो आप कर ही दोगे। Ashoka inscribed his message to his subject and officer on the stone surface. अशोक ने अपने जो इंस्क्रिप्शंस में जो भी उनको मैसेज करना होता था, कौन सा, जैसे मॉरल वैल्यूज होती है ना, तो उनको बड़े बड़े सरफेसेस में, यानी कि स्टोन सरफेस में बड़े बड़े शिलालेखाओं पर लिखवा दिया करते थे। आपने भी कभी देखा होगा कि जब कभी आप हिल एरियाज की तरफ जाते हैं, घूमने आउटिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर बड़े बड़े पत्थरों पर आपने देखा होगा राम लिखा होता है ना, राम राम लिखा होता है, या फिर फोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं किसी होटल वगैरह के, एक्सवाइजेड कुछ भी लिखा होता है, कोई इमेज बनी होती है ना, ताकि वो बहुत बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उसी पत्थर पर है। तो अशोका क्या करते थे, ग्रेट अशोका, अपने कोई भी मैसेज कन्वे करना होता था अपनी प्रजा को, तो वो बड़ी बड़ी शिलालेखाओं पर लिखवा देते थे। इसका एक ही पर्पस होता था कि ना सिर्फ उस टाइम के लोग उसको पढ़ें, बल्कि आने वाली जनरेशन भी उसके इस तरह के मैसेजेस को रीड आउट कर सके। तो ही वॉन्टेड टू प्रोक्लेम व्हाट रिलीजन, तो क्या उसने ये प्रोक्लेम किया था कि ऐसा कौन सा रिलीजन अपनाया जाए जो कि सारे के सारे लोग एक ही रिलीजन को फॉलो करें। जबकि उसकी धम्म महामत्ता थी, वो तो क्या था, एक तरह से अगर किसी चीज को एक बार डिक्लेयर कर दिया जाता ना, कि मान लीजिए अशोक ने अपने राज्य में एक धर्म को डिक्लेयर कर दिया, उसको ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, तो वो तो एक तरफा हो जाएगा ना, जबकि अशोक ने तो कोई काम ऐसा किया ही नहीं था, वो तो सभी धर्मों को समान समझता था, है ना। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इसकी गलत। ठीक है, कैसे गलत होगी, ही वांटेड टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है उद्घोषणा करना, व्हाट रिलीजन शुड बी फॉलोड, कि कौन सा ऐसा रिलीजन फॉलो किया जाए जिससे कि सारे लोग उसको अडॉप्ट कर ले। तो ये तो एक तरह से मोनोपॉली हो गई ना, एक तरह से ये तो उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया, जबकि अशोक ने तो ऐसा किया कभी नहीं किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, A is true, R is false। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C। नेक्स्ट करते हैं, आइडेंटिफाई द क्राफ्ट सेंटर रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो क्राफ्ट सेंटर के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट देकर बतानी है। ये आपको हिंट दे दिया गया है कि ये वो सेंटर थे जहां जो क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर माने जाते हैं। और कौन से सेंटर थे जो कि लोकेटेड थे कहां पर, नियर द कोस्टल एरिया। तो ये कोस्टल लाइन पर जो है वो लोकेटेड थे। दे वर स्पेशलाइज्ड फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट, और वहां पर शेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब देखो, ये जो कोस्ट एरिया होता है, कोस्ट लाइन जो होती है, जहां पर समुद्र के आसपास में जो बसे हुए होते हैं, वो कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। अब समुद्र के पास अगर वो लोकेटेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सीप वगैरह, यानी कि जो सिपियां होती है, शंख होती हैं, शेल्स होते हैं, वो ज्यादा पाएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि वो कौन से प्लेस हैं, वो कौन से प्लेसेस हैं। चन्हूदारो, मोहनजोदारो, नागेश्वर, बालाकोट, हड़प्पा एंड द लोथल, और भरोच एंड द धोलावीरा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर विल बी सेकेंड, दैट इज नागेश्वर और बालाकोट। ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर कहाँ पर है, ये है आपका गुजरात के बिल्कुल कोस्टल एरिया में, और बालाकोट है आपका कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। हु रोट किताबुल हिंद, लड्डू सा क्वेश्चन है, बहुत बार करवा चुकी हूँ। किताबुल हिंद किसने लिखी थी, किताब उल हिंद लिखी थी अल बरूनी ने। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इब्न बतूता की बुक का नाम क्या था, रहला था। इब्न बतूता की बुक का नाम क्या था, रहला। और फ्रैंकिस बर्नियर की बुक का नाम था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है बच्चे, अब इसमें से चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको इजीली कर सको। इनमें तीनों में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो ये था इसका पूरा जो आंसर था, वो क्या था, अल बरूनी। तो अल बरूनी की किताब का नाम क्या था, किताब उल हिंद। राइट। अच्छा, इसमें और की कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ 80 चैप्टर्स कौन सी बुक में किस ट्रैवलर ने डिवाइड किए थे, तो ये यही था,
किताबुल हिंद में जो अल बरूनी ने लिखी थी उसमें टोटल 80 चैप्टर्स में बनाए गए थे, ठीक है। 80 चैप्टर्स में हर चीज के बारे में लिखा गया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, लोगों के ऑक्यूपेशन के बारे में, कैसे रहते थे, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, सब 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 कुछ उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। टोटल 80 चैप्टर्स इसमें बनाए गए थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इनिशियली पाटलिपुत्र वॉज कैपिटल ऑफ मगध, ठीक है। तो इसकी जो पहली जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज वन ऑफ द अर्ली रूलर्स मगध हु रूल्ड 6th BC। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, क्या थे, वॉज वन ऑफ द अर्ली रूलर्स। तो मगध के अर्ली रूलर्स में से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक थे जो कि 6th BCE में रूल किया करते थे। मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास बिटवीन द 6th to 4th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद अशोक वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। अशोका मौर्य साम्राज्य के फाउंडर थे। आपको ढूंढना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या थी, ठीक है, वो ढूंढनी है आपको। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो इनिशियली तो ये तो गलत हो जाएगा, पाटलिपुत्र ना होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, उनकी कैपिटल क्या थी, मगध की फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, राजगीर थी, ठीक है बच्चा, राजगीर थी, या इसको राजगृह भी कहा जाता है, राजगृह भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट होगी गलत। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 6th सेंचुरी BCE में जितने भी राजा रूल किए उनमें से एक थे, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बाद में आए थे, ठीक है। उसके बाद मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल बिटवीन द, तो ये बिल्कुल सही है कि मगध जो है वो 6th से 4th सेंचुरी BCE में बहुत ही पावरफुल स्टेट माना जाता है, महाजनपद माना जाता है। और अशोका नहीं थे इसके फाउंडर, कौन थे, इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट बच्चे, समझ में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे और उनका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 321 BC में उनका रूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द दरगाह इज लोकेटेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको बताना है कि वो दरगाह कौन सी है जो कि शेख जो कि क्या थे, इट इज अ दरगाह ऑफ द, जो कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह मानी जाती है। और ये कहाँ पर है, अकबर, जो कि अकबर ने खुद बहुत बार वहां पर विजिट किया है, तो वो कौन सी दरगाह है, कहाँ पर है वो, दिल्ली में, महरौली में, अजमेर में, या फिर फतेहपुर सीकरी में। तो बिल्कुल सही है कि अजमेर में ये जो शेख मुहिद्दीन चिश्ती है इनकी दरगाह है, जहां पर अकबर बहुत बार जाते थे और उन्हीं की ब्लेसिंग से ही जहांगीर पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए, तो अजमेर इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following centuries was the source of the cotton after the break American Civil War in 1861? देखो यहाँ पर एक चीज तो तय है कि जो अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी वो कब हुई थी, 1861 में, और खत्म कब हुई थी, वो हुई थी 1865 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सी वो कंट्रीज है, इन कंट्रीज में से वो कौन सी कंट्री है वाज द सोर्स ऑफ द कॉटन, जो कि कॉटन का सोर्स थी आफ्टर द ब्रेक ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। तो अमेरिकन सिविल वॉर जो कि 1861 में हुई थी वो होने के बाद में तो सोर्स क्या माना जाएगा, कहां पर, कहां से कॉटन सप्लाई की जाती थी, आंसर विल बी इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर विल बी इंडिया। भाई अब देखो ब्रिटेन क्या करता था, अमेरिका से कॉटन लेता था, ठीक है, अब वहां पर सिविल वॉर छिड़ गई, शीत युद्ध छिड़ गया। अब उस सिचुएशन में उनकी कंपनीज, उनकी फैक्ट्रीज, उनके जो भी वर्कशॉप वगैरह थी वो सब बंद हो गई, ठीक है। अब इस सिचुएशन में वो कॉटन कहाँ से लेंगे, वो इंडिया से लेंगे। तो 1861 में जब ये सिविल वॉर हो गई थी तो उनका टारगेट बन गया इंडिया और यहीं से ही कॉटन को सप्लाई किया जाता था, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है, which with the reference to the role of the Britishers in India match column A with the column B by using the code given below, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैच 1 करना है, मतलब मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और कौन थे, डेविड रिकार्डो, राइट। उसके बाद है फ्रैंकिस बुकानन, इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दी बेस्ट आइडिया कि जो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से 100% आता है, शॉर्टली हो आप उस पर, तो आप क्या करो, उसको टिक कर लो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, डेविड रिकार्डो कौन थे, डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। तो अगर मैंने डी को 2 से मैच किया तो डी को 2 मिल रहा है, मिल गया ना, पहले भी मिल गया ना, तो देखो ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ा और सारी चीजें सॉल्व हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये, चलो एक और देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे बच्चे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना, जिन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था 1973 में।
दो मैच हो गए, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर यहाँ पर क्यों ज्यादा अपना दिमाग लगाना है, तो यहाँ पर पहले में ही हमें आंसर मिल गया था। उसके बाद टू को ये जो अगस्टस क्लीमेंट थे, ये इन्होंने क्या किया था, ये थे पॉलिसी ऑफ द पैसिफिकेशन, राइट। इसको इससे मैच कर दोगे। और फ्रैंकिस बुकानन कौन थे बच्चे, ये ऑब्जर्वर थे जिन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया था, इंडिया के स्ट्रोन को, सोइल्स को, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करके एक इस तरह से रिपोर्ट बनाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फ्लैग ऑफ रिवोल्ट 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार। बिहार से कौन लीड कर रहा था, लड्डू सा क्वेश्चन है ना, बिहार से कौन लीड कर रहा था 1857 के रिवोल्ट को, तो वो थे कौन, कुंवर सिंह, ठीक है, आरा बिहार से। नाना साहब कहाँ से लीड कर रहे थे, नाना साहब कानपुर से लीड कर रहे थे, ठीक है। अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखिएगा। और मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, और ये कुंवर सिंह थे जो कि बिहार से थे। और ब्रिजेश कादिर कहाँ से कर रहे थे, वो कर रहे थे अवध से, ठीक है, कहाँ से कर रहे थे, अवध से, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, ये मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। The dash was the amount assessed and the dash was the amount collected by the Mughal kings as the land revenue। क्या बताया गया, इंडेक्स में इन डैशेस में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये फिल करने हैं। तो ये जो टैक्सेस लगाए गए थे, एक तरह के जो रेवेन्यू कलेक्शन होती थी, रेवेन्यूज के नाम थे ये, ठीक है। वो क्या थे कि द डैश वाज द अमाउंट असेस्ड, ठीक है। और दो तरह के ये रेवेन्यू थे, ठीक है, दो तरह के रेवेन्यू थे जिनको इम्पोज किया गया था मुगल एम्पायर में किसानों पर, ठीक है। तो वो कौन से दो टैक्स थे, जिनको इक्ता और जागीर कहा जाता था, जामा या हासिल कहा जाता था, नकदी या इक्ता कहा जाता था, या फिर जब्ती या जामा कहा जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जामा और हासिल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, जामा और हासिल, ठीक है। जामा और हासिल इज द करेक्ट आंसर, राइट, हो गया। तो ये दो तरह के क्या थे बच्चे, कलेक्शन थे। हासिल का मतलब क्या होता है, वो चीजें आपको हासिल करनी है, वो चीजें जबरदस्ती चाहे कैसे भी मुझे हासिल करनी है वो, ठीक है। तो उसको एक पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में आप क्या ले सकते हो, उसको इस तरह से सेंटेंस से अटैच करके देखो, थोड़ा सा उसको कनेक्ट करके देखिए कि इस तरह का जो रेवेन्यू लगाया गया था वो उससे किसानों के पास अगर मान लीजिए कोई उनकी फसल कम हो रही है या किसी तरह से, तो उनसे ना वो चीजें जबरदस्ती ली जाती थी। तो वो होता है हासिल करना, कि मैं इस चीज को हासिल करके रहूं, ठीक है। और जामा भी होता था, एक तरह का टैक्स होता था, राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड इन विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर में कौन सा ट्रेवलर आया था, ठीक है, जो विजयनगर के फोर्टिफिकेशन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। डॉक्टर बरबोसा, कर्नल मैकेंजी, अब्दुल रजाक या फिर डोमिंगो पियास। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अब्दुल रजाक इज द करेक्ट आंसर। लड्डू सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। अबू फजल वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ विच मुगल एम्पर। अबू फजल किसका कोर्ट हिस्टोरियन था, ये बताना, ठीक है। तो हुमायूं का, अकबर का, बाबर का और जहांगीर का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अकबर इज द करेक्ट आंसर। अबू फजल किसके कोर्ट पोएट थे, अकबर के, ठीक है। ये तो लड्डू सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, choose the correct place from the given option। Dashera festival was held with the great prestige and the power at the विजयनगर एम्पायर। तो दशहरा जैसा कौन सा फेस्टिवल विजयनगर एम्पायर में सेलिब्रेट किया जाता था, दीज आर द ऑप्शन। हजार राम टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, लोटस टेम्पल, महानवमी डिब्बा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर विल बी महानवमी डिब्बा इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो व्हाई वाज द टास्क ऑफ द डिफाइनिंग माइनॉरिटी राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिफिकल्ट। अच्छा, ये जो व्हाई वाज द टास्क ऑफ द डिफाइनिंग माइनॉरिटी राइट, माइनॉरिटी कौन होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, उनको राइट कैसे दिए जाएं, कौन से ऐसे राइट दिए जाएं जिससे कि उनको थोड़ा लगे कि हाँ भाई वो भी सुरक्षित हैं, सेफ हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। पहले तो बात समझ ही नहीं आ रही थी कि राइट्स कैसे बनाएं हम, और किस तरह के राइट्स उन लोगों को दें, मेजॉरिटी को कैसे दें, माइनॉरिटी को कैसे दें। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस तरह के राइट्स को जो है वो इसमें डिफिकल्टी फेस की गई, किसमें, माइनॉरिटी के राइट्स को लेकर के। डिफरेंट ग्रुप हैड द डिफरेंट डिमांड रिगार्डिंग द राइट्स। तो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उनकी अलग अलग डिमांड होती है। इस बात को लेकर के परेशान थी कि कौन से डिमांड को माने हम, कौन सी को नहीं माने, ठीक है। ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को इंक्लूड नहीं करना चाहती थी। गांधी जी अपोज दैट द आइडिया
idea of the special right for some section. गांधी जी ओपोज का मतलब होता है उसको क्रिटिसाइज करना, मतलब उसकी निंदा करना या उसके अगेंस्ट होना। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट होकर के बोला कि अगर हम थोड़े से राइट्स जो हैं वो अलग से सेक्शन को दें तो वो सेक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा, मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को गांधी जी अपोज करते थे। राइट ऑफ द पीपल प्रिंसली स्टेट वर एम्बिगोसिस। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट अपने अपने तरीके से अपने राइट्स को लेना चाहती थी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो आंसर हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते थे और उनकी डिफरेंट डिफरेंट डिमांड होती थी। इसी के रिगार्डिंग माइनॉरिटी को क्या राइट दिए जाए, ये सबसे बड़ा टास्क था और इसी में उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन दैट इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो आपको बताना है, उस पर्सन का नाम बताना है जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। वो तांजियर में बोर्न हुआ था। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वो तांजियर में बोर्न हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट, और उनकी फैमिली जो थी वो बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली थी और बहुत ही एजुकेटेड फैमिली थी। उस फैमिली में उसका जन्म होता है। नेक्स्ट कहता है कि ही कंसिडर द एक्सपीरियंस गेन। हमेशा कहता था वो कि हमें ना बुक से ज्यादा हमें चीजों को प्रैक्टिकली समझना चाहिए, क्योंकि इससे चीजें हमें लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहती। ठीक है, चाहता तो वो बुक से ही अलग अलग कंट्रीज के बारे में जान सकता था, लेकिन वो क्यों गया अलग अलग कंट्रीज में, विजिट क्यों किया उसने? क्योंकि उन चीजों को खुद से एक्सपीरियंस किया उसने। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? ही हैड ट्रेवल्ड द मिडल ईस्ट, और वो मिडल ईस्ट एंड द फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, और ईस्ट अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में भी गया। ही रोट बुक नेम्ड रिहला। यहां से समझ में आ गया, इनका तो खैर थोड़ा बहुत ठीक है, कंफ्यूज रहे होगे, लेकिन आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि रहला किसकी बुक है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन कौन से हैं ये? फर्स्ट है आपका क्या? इब्न बतूता, फ्रांकिस बर्नियर, अल बरूनी, दोमिंगो पियास। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा आपका इब्न बतूता। ठीक है, ये थोड़ा छुप गया है तो मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पर, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलिए। गांधी जी आस्क फॉर रिमिशन ऑफ द टैक्स फॉर द पीजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया। टैक्सेशन बहुत ज्यादा रेवेन्यू लगा रखा था ना, उन पर इम्पोज किया था, तो गांधी जी ने उन किसानों का साथ दिया, लेकिन कौन से मूवमेंट? तो ये आपका रोलेक्ट एक्ट, चंपारण, खेड़ा और सॉल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, कैसे होगा खेड़ा सत्याग्रह? क्योंकि इसी में ही किसानों को जो रेवेन्यू था इम्पोज, बहुत ज्यादा इम्पोज हाई किया हुआ था, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करा है। ठीक है, और रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? रोलेक्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट के को अपोज करने के लिए। ठीक है, और वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में। चंपारण कहाँ पर है बच्चे? बिहार में है। ठीक है, चंपारण बिहार में, और इंडिगो प्लांटर्स के लिए इसको शुरू किया गया। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। ठीक है, 12 मार्च 1930। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है हमारा सेक्शन बी, यानी कि हमारे 21 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा सेक्शन बी आता है, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स, टोटल होंगे आपके 6 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द ब्यूराइल साइट्स इन द हड़प्पा। ब्यूराइल साइट का मतलब होता है जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, तो उसके रिगार्डिंग आपको 3 बातें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, डिस्क्राइब एनी फीचर्स ऑफ द ग्रेट बाथ। तो आपको इनमें से एक करना है, 2 नहीं करने हैं। ठीक है, ध्यान देना, जहां पर ये और लिखा होता है इसका मतलब ये कि या तो ये करना है आपको या फिर ये करना है। तो आपको क्या करना है, इनमें से जो अच्छी तरीके से आते हैं वो कर लेना। ब्यूराइल्स जो हैं, ब्यूराइल साइट इन द हड़प्पा वर नॉट सो इलाबरेट जनरली, दे वर लेट इन द पिट। अब वो जलाते नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की गई, जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे या फिर हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि जलाए नहीं जाते थे शवों को, उनको पिट्स में यानी कि गड्ढों में गड्ढे खोद करके उनको दफना दिया जाता था। एक तो ये था। ठीक है, मतलब कि आपको ब्यूराइल साइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पता है, तो आप उसमें से 3 बातें लिख देंगे, 3 या 4 बातें लिख देंगे, दैट्स इनफ, इससे ज्यादा नहीं करना। राइट, उसके बाद अच्छा, जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपकी वर्ड लिमिट भी दी होगी, तो उसी के हिसाब से आपको वर्ड लिमिट अपनी रखनी है आंसर्स में। सम टाइम देयर वर हॉलोड आउट द स्पेस लाइन विद द ब्रिक। तो कई बार ऐसा होता था कि लाइंस में, ठीक है, जैसे जो वो होती है ना शमशान भूमि जो होती है, ठीक है,
तो लाइन से क्या करते हैं, शवों को गड्ढे में दफना दे। ठीक है, एक ये था। नेक्स्ट करते हैं सम ग्रेव्स द कंटेन पोट्री, और बहुत सारे मतलब बुराइल्स के साथ में मिट्टी के बर्तन मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, मतलब ज्वेलरी वगैरह मिली। ठीक है, ऑर्नामेंट्स परहैप्स इंडिकेट द लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये वो लोग विश्वास करते थे कि शायद डेथ के बाद भी लाइफ होती, और वो लाइफ को स्पेंड करने के लिए उनको इन इन चीज़ों की जरूरत होगी, इसलिए वो मिट्टी के बर्तन होते थे, ज्वेलरी होती थी, ऑर्नामेंट्स होते थे। ठीक है, या फिर कोई भी जैसे कई बार तो ऐसा भी मिला है कि जानवरों को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। तो ये बुराइल्स की साइड के बातें हैं। Finding in the Harappan site conclude that the archaeologists could not trace the enormous quantities of the wealth buried along with the, ठीक है, सभी लोगों के साथ में हमें बहुत कॉस्टली कॉस्टली चीजें नहीं मिली, हमें ऑर्नामेंट्स नहीं मिले हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, कुछ ही लोगों के साथ मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग रिच थे। ठीक है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह बहुत पहनते थे वो, इसीलिए उनको साथ दफना दी। लेकिन जो ऑर्डिनरी पर्सन होते थे जिनको गड्ढों में दफनाया जाता था, उनके साथ सिर्फ सिंपल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, ग्रेट बाथ की। ठीक है, तो ग्रेट बाथ में क्या है, ग्रेट बाथ की आपको स्पेशलिटीज लिखती है, क्वालिटी लिखनी है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको समझा देती हूँ कि डिस्क्राइब द 3 फीचर्स ऑफ ग्रेट बाथ यूज इन द हड़प्पन सेटलमेंट। तो आंसर, ग्रेट बाथ वाज द लार्ज रेक्टेंगुलर एरिया। देखो यहाँ पर देखना, ये एक ना इस तरह से रेक्टेंगुलर उसमें बाथ बना होता था, रेक्टेंगुलर शेप में, राइट। इसमें नॉर्थ नॉर्थ और इसके साउथ में क्या बनी होती थी, स्टेयर्स बनी होती थी इसमें नीचे उतरने के लिए। ठीक है, ऐसे स्टेयर्स बनी होती थी, तो इसमें उतरकर और ये नीचे बेदिंग करने के लिए जाते थे। अच्छा, इसके ईस्ट और वेस्ट में क्या होते थे, चेंजिंग रूम बने होते थे, इसके ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, तो चेंजिंग रूम बने होते थे। और इसका अंदर का जो फ्लोर होता था ना, इसके अंदर का जो फ्लोर होता था वो बर्न ब्रिक से बना हुआ था, पकी हुई ईंटों से बना होता था, और उस पर चारकोल का लेप होता था, दीवारों पर भी और उसके फ्लोर पर भी चारकोल का, ये मोर्टार जो होती थी उसका उसका कोट किया जाता था, ताकि स्लिपरी ना हो, वो किसी का पैर वैर ना फिसले। ठीक है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर इसके थोड़ा सा साइड में ना एक कुआं होता था, और कुएं से ही बकेट भर भर के इसमें पानी को फिल किया जाता था, वाटर फिल किया जाता था। और जब वो बेदिंग कर लिया करते थे, रिचुअल बेदिंग कर लिया करते थे, फिर इस वाटर को ड्रेन कर देते थे, जो इसके दीवार के साथ साथ में नाली बनी हुई थी। नाली ऐसे बीच रोड में नहीं बनी होती थी बच्चे, दीवार के साथ साथ में बनी होती। ठीक है, ताकि आने जाने पैसेंजर्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और पानी भी स्मूथली रन करता रहे, और नालियां जो होती थी वो कवर्ड होती थी वुडन स्लैब से, या फिर आपके कौन से जो स्टोन स्लैब्स होती हैं उससे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्वालिटी लिख दोगे। क्लियर? critically examine the limitation of the inscriptional evidence in understanding the political and economic history in। अब आपको बताना है कि किस तरीके से इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि इंडिया का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा था, या इंडिया का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा था, तो इंडियन हिस्ट्री में इसका क्या कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऑल्दो द सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शन, हमें ऐसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है, तो नॉट ऑल हैव बीन डिसाइफर्ड, सभी को, हालांकि सभी को पढ़ा नहीं जा सका कि उस पर क्या क्या लिखा है, लेकिन कुछ को जो पढ़ा गया उस पर वो बातें लिखी गई थी जो आज हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो पब्लिश एंड द ट्रांसलेटेड, उसको पब्लिश किया गया, उसको ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि जो लैंग्वेज उसमें लिखी थी वो हमारी समझ में तो नहीं आती, तो हमारे जो भी हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको समझ करके और फिर हमें many more inscriptions must have existed which have not survived the revenges of that time। देखो, many of the inscription must have existed, तो बहुत सारे ऐसे inscriptions थे which have not survived the revenges of the time, जो कि टाइम रहते, मतलब इतने सालों पहले वो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए होंगे, तो कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि काफी सारी साल हो गई हैं। ठीक है, टूट फूट गए, मिट्टी में मिल गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो कुछ तो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, यानी कि आज तक हमें वो नहीं मिले। The content of the inscription almost the invariably project to preserve to all the persons who commissioned to them। तो inscriptions पर लिखे हुए कुछ कंटेंट जो ऐसे होते थे, ठीक है, जिनको कुछ को पढ़ा गया, कोई कोई ऐसे भी होते थे जिनको पढ़ा ही नहीं गया क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आई उनकी, राइट। उसके बाद कमीशन दैम, तो जो भी पर्सन के नाम होते या जिसने भी उसको पर्सन को लिखवाया, तो पर्टिकुलर अपना नाम तो नहीं लिखवाया, जिससे ये पता नहीं चलता कि किस पर्सन ने उसको लिखवाया है। जैसे सम्राट अशोक के तो देवप्रिय और प्रियदर्शी, ये दो नामों से मिल गया कि ये सम्राट अशोक ने अपने नामों को चेंज करके इस तरह से लिखवाया है।
लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे थे जिन्होंने बेनाम था, ना कोई नाम लिखा हुआ था, बस इंस्क्रिप्शन लिखवा कर छोड़ दिया, तो आज तक उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका। From the mid 20th century onwards, issue as the economic changes. अब हम बात करते हैं किसके, इकोनॉमिक चेंजेस की, and ways in which the different social group emerged have been assumed to more importance for the historian, which led the fresh investigations of the old sources. अब इससे क्या होता है, देखो अगर मान लीजिए इंस्क्रिप्शंस में नहीं लिखा होता, कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिलती, तो आज जितना हम हिस्ट्री को जानते हैं ना, उतना नहीं जान पाते। तो जो भी वो मैसेज कन्वे करवाते थे या जहां पर भी वो इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, तो उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती थी जिसको जान करके आज हमें हिस्ट्री के उस टाइम के पास्ट के बारे में पता चलता है। अगर वो नहीं होते तो नहीं पता चलता कैसे इकोनॉमिकल जो है इंडिया ने आगे बढ़े, ठीक है, पहले क्या था इंडिया, आज कहाँ है। तो अगर हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपैरिजन नहीं करते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता ना, तो पास्ट में क्या था, अब क्या हो रहा है, तो वो जो डेवलपमेंट हुई धीरे धीरे, इसी से ही हिस्ट्री बनती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, इंडिया हैड द यूनिक सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। ठीक है, तो एग्जामाइन द स्टेटमेंट मेड बाय द इब्न बतूता। इब्न बतूता ने बताया कि 14th सेंचुरी में इंडिया का पोस्टल सिस्टम जो सबसे यूनिक था, जो इतनी सारी कंट्री में उसने विजिट किया, कहीं भी इस तरह का सिस्टम उसने नहीं देखा, पोस्टल सिस्टम इंडिया में उसने देखा, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये है आपका कि इब्न बतूता was amazed by the efficiency communication with the present 14th century India। एक तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि 14th सेंचुरी में कौन सा ट्रेवलर इंडिया आया था, तो वो बताना है आपको, कौन, इब्न बतूता। ठीक है, 1333 में इब्न बतूता was amazed the efficiency। तो इब्न बतूता ने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का पोस्टल सिस्टम दो तरह का है। एक क्या है, एक आपका उल्लुक है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एक क्या था आपका, उल्लुक था, ठीक है, एक क्या था, उल्लुक, राइट। और दूसरा क्या था आपका, इसको कहते हैं आपका हॉर्स पोस्ट। उल्लू को क्या कहते हैं, हॉर्स पोस्ट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका, फुट पोस्ट, ठीक है, जिसको दावा कहते थे, जिसको दावा कहते थे, ये होता है आपका फुट पोस्ट। ठीक है, ये क्या होता है आपका, फुट पोस्ट होता है। अब देखना, इसको दोनों को ध्यान से समझना जरा, ठीक है। हालांकि वो लिखा हुआ कंटेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं एक बार आपको बोर्ड पर समझा देती हूँ लिखकर, बहुत इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्या होता था, जैसे एक मील पर ना, पहले मैं इसकी बात करती हूँ, तो पर मील क्या होता था, यानी कि ये जो हॉर्स राइडर होता था, तो इसके पास में क्या होता था, सामान होता था। देखो पहले ऐसा होता था कि फिजिकली वहां पर एक पर्सन को अगर दूर दराज कहीं जाना होता था तो उसको बहुत टाइम लगता था जाने में। अब इंडिया के पोस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इब्न बतूता ने बताया, उसने बताया कि ये जो हॉर्स पोस्ट होता था ना, यहाँ से हॉर्स राइडर चलता था और 4 मील्स को कवर करके, कितना, 4 मील्स को कवर करके, 4 माइल्स को कवर करके, ठीक है, ये पहुंच जाता था यहाँ पर। इसने 4 माइल्स कवर कर ली, उसको यहाँ पर एक दूसरा क्या मिलता था, हॉर्स राइडर मिलता था। तो जो इसके पास जो सामान होगा, जो भी उसने राजा ने उसको दिया है कि तुम्हें वहां तक उसको पहुंचाना, तो उसको आगे 4 माइल कवर करके उसको आगे ये मिल जाता था, ठीक है, उसको यहाँ पर सामान दे देता। ऐसे ही ये भी क्या करता था, 4 माइल कंप्लीट कर लेता था और यहाँ पर उसको दूसरा तीसरा वो मिल जाता था, तो इसको सामान वो यहाँ देता था। ठीक है, अब अगर मान लो ये काम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता तो कम से कम ये तो वहां तक नहीं गया ना, इस तरीके से उसने यहाँ पर अपना काम कर दिया, अब ये अपना काम यहाँ तक करेगा, तो कम से कम एक पर्सन का एफर्ट तो नहीं लगा, उसका टाइम तो कंज्यूम नहीं हुआ ना। ऐसे पोस्टल सिस्टम था। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, लेटर्स वगैरह लिखे जाते थे, फोन तो था नहीं, तो लोग लेटर लिखते थे, तो वो लेटर क्या होता था, पोस्ट ऑफिस में लेटर को डिस्पैच कर देते थे और वो जाकर के जो भी हमारे रिलेटिव होते थे उसको 2-3 दिन में वो मिल जाते थे, या 1 वीक भी लग सकता था। तो जहां पर भी हमने वो पोस्ट किया, ठीक है, वहां पोस्ट कर दिया, अब वो पोस्टमैन आएगा, उसको लेकर के दूसरे पोस्टमैन के पास जाएगा या दूसरे पोस्ट ऑफिस जाकर उसको सारा का सारा वो जो लेटर होते हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं, वो सारा दे देता था। वो अपना काम करता था, वो अपना काम करता था। तो पर्टिकुलर एक पर्सन को यहां तक तो नहीं जाना पड़ा। ये तो कहानी थी किसकी, हॉर्स पोस्ट की, ठीक है। तो हर 4 मील्स पर एक स्टेशन बना होता था, तो वो सारी चीजें अपने इस स्टेशन पर जाकर जो भी हॉर्स राइडर मिलता था वो दे देता था। बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, फुट पोस्ट की बात समझते हैं। तो फुट पोस्ट में क्या होता था, ये पैदल चलने वाले होते थे, ठीक है। तो पर माइल, मैंने क्या कहा, 1 माइल जो होता था, पर माइल पर 3 स्टेशन बनाए गए थे, ठीक है। तो एक तो यहां से चला, वो यहाँ पर आया 1, ठीक है, 2 और यहाँ पर 3, राइट। तो यहां से वो चला है, ठीक है। अब वो 1 माइल पर इसने 3 स्टेशन बनाए, राइट।
अब वो थोड़ी दूर चलेगा, ठीक है, फिर उसको यहाँ पर स्टेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो आदमी मिलेगा इसको अपना सामान यहाँ दे देगा, ठीक है, फिर दूसरा ये यहाँ तक जाएगा तो इसको यहाँ पर दूसरा स्टेशन मिलेगा, तो ये अपना सामान इसको दे देगा, इसको दे देगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको तो 4 मील क्रॉस करने पड़ते थे और इसको 1 मील में 3 स्टेशन बनाए गए थे, क्योंकि पैदल चलते थे, इनको थकान ज्यादा हो जाती थी, और वो हॉर्स पोस थे, उनको पर माइल कितना चलना पड़ता था, 4 मील चलना पड़ता था, तब जाकर उनको स्टेशन मिलता था। सिंपल सी बात है, हॉर्स राइडर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैदल नहीं चलना पड़ता, इसके लिए उसको 4 मील क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आकर उसका स्टेशन आएगा। और जो पैदल चलने वाले होते थे उसको 1 मील में 3 स्टेशन मिलते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है और आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आ गया हो तो फटाफट फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में यस मैम लिख दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया है। राइट बच्चा? चलिए, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो पूरा का पूरा यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो क्या था, हॉर्स पोस्ट था ना, अभी मैंने आपको बताया कि 2 तरह के वो पोस्टल सिस्टम बताए गए हैं, 2 काइंड्स। एक कौन सा था, हॉर्स पोस्ट था, ठीक है, एवरी 4 मील्स उसको चलना होता था, यही सब चीजें बताई थी। और दूसरा क्या था, दूसरा था सफिशिएंट द टुक द डेज दिल्ली। तो अगर किसी को मान लीजिए दिल्ली से, अगर किसी को दिल्ली से सिंध जाना होता था, ठीक है, और वो एक पर्सन जो है 50 डेज लगाता था वहां तक पहुंचने में, लेकिन अब यही काम पोस्टल सिस्टम की वजह से 5 डेज में होने लगा था। ये उसको सबसे यूनिक क्वालिटी लगी इंडियन पोस्टल सिस्टम की, जो कि उसने अपने बुक में उसको लिखा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आता है एनालिसिस द मेन फीचर्स ऑफ द अमर नायक सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस द विजयनगर एम्पायर। अमर नायक सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं मैडम ये जो नायक होता है, अमर नायक होता है, ये हमें नहीं समझ में आया। सुनो, ये क्या है? अमर नायक सिस्टम है। सिस्टम लिख दिया ना, अमर नायक सिस्टम। अब जिसके सामने सिस्टम ही आ गया, इसका मतलब वो कोई ना कोई तो सिस्टम रहा होगा। और नायक, नायक के बाद में सिस्टम नहीं लगाया, नायक सिस्टम नहीं लगाया गया, सिर्फ नायक वर्ड दिया गया है। तो आपको क्या बताना है कि एनालिसिस द मेन फीचर्स ऑफ द अमर नायक सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस इन द विजयनगर। विजयनगर एम्पायर में जो अमर नायक सिस्टम होता था, ये क्या था, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, एक होता था नायक। नायक कौन होता था? चीफ कमांडर होता था। किसका? मिलिट्री का। चीफ कमांडर ऑफ मिलिट्री। ठीक है, ये कौन होता था? चीफ कमांडर ऑफ मिलिट्री। ये मिलिट्री का चीफ कमांडर होता था। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता था कि ये अपना काम करता था, तो राजा ना खुश होकर के इसको जमीन या प्रोविंसेस या एरिया ये दे दिया करता था। ठीक है, जैसे मुगल एम्पायर में लोगों को जो भी अच्छा काम करता था, उनके मिनिस्टर्स होते थे, उनको इक्ता दी जाती थी। इक्ता का मतलब क्या होता है? भूमि होती है, मतलब लैंड होता है। सेम वैसे ही विजयनगर में ये जो चीफ कमांडर होते थे, इनको प्रोविंसेस दी जाती थी, इनको एरियाज दिए जाते थे कि भाई ये तुम्हारा एरिया है, मैंने तुम्हें हैंड ओवर किया, अब तुम्हें इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। वो सिस्टम क्या कहलाता है? अमर नायक। क्लियर? अमर नायक सिस्टम। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखो, Amar Nayak system was the major political innovation of the Vijayanagar Empire. It's likely that features of this system were derived from the Ikta system of the Delhi Sultanate. ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जैसे इक्ता सिस्टम चलता था, इक्ता का मतलब होता है लैंड। ठीक है, और जो लैंड सिस्टम चलता था कि जो भी अच्छा काम करता है तो उसको लैंड ग्रांट कर दी जाती, ताकि वो इंस्पायर होकर के आगे और भी अच्छा। आपको भी तो ऐसी इंस्पिरेशन मिलती होगी ना कि जब आप बहुत अच्छा काम करते हो अपने क्लास में, क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले देते हो, ठीक है, मैम का काम करते हो, टीचर का काम करते हो, ठीक है, और सबसे पहले आप अपना होमवर्क भी करके मैम को दिखाते हैं, तो एक तरह से आपकी जो इमेज है टीचर की नज़रों में बहुत अच्छी बन जाती है ना, और टीचर आपको रिवॉर्ड में कहती है शाबाश, वेल डन, वेरी गुड, कहती है ना? अगर कहती हो तो फटाफट से बताना कि किसको ऐसे फीडबैक्स मिले हैं टीचर्स की तरफ। ठीक है, रिमार्क्स मिले, राइट। तो अमर नायक सिस्टम वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर द गिवन टेरिटरीज। यही बताया ना कि अमर नायक सिस्टम जो होते थे, मतलब नायक जो होते थे, जो मिलिट्री के कमांडर्स होते थे, उनको टेरिटरीज दी जाती थी टू गवर्न द रायास। ठीक है, टू गिवन बाय द रायास। रायास कौन होते थे? विजयनगर के जो रूलर होते थे, राजा होते थे, वो अपने आप को राय कहते थे, कृष्णदेव राय। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ही लैंड ग्रांट की जाती थी, मतलब टेरिटरीज दी जाती थी इनको। दे कलेक्टेड द टैक्सेस अदर ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट। अब ये क्या करते थे, ये जो नायक होते थे ना, ये जो पीजेंट्स के ऊपर जो ड्यूज होते थे, मतलब जो भी उनका बकाया होता था, उनसे वो कलेक्शन किया करते थे। क्राफ्ट पर्सन एंड द, तो पीजेंट से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से ये लोग
कलेक्शन टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। पहले तो राजा करता था, लेकिन राजा ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब ये अपनी प्रोविंसेस से अपने हिसाब से उस पर काम करेंगे। सो दीज द कंटीजेंट provide the Vijayanagar with an effective fighting force which they bought the entire southern peninsula। तो ये क्या करते थे? अच्छा ये रह गया, they retain part of the revenue for the personal use। तो वो क्या करते थे, जो रेवेन्यू होता है ना उसको पर्सनल यूज के लिए भी यूज किया करते थे और राजा को भी दिया करते थे, क्योंकि देखो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि ये काम तुम्हारा, ऐसा तो नहीं वो पूरा का पूरा बहुत ईमानदारी से काम करता है, तो उसका भी कुछ ना परसेंटेज होगा ना, कमीशन होगा ना, तो वो अपना कमीशन रख के बाकी को राजा को दे दिया करते। ठीक है। सो दीज कंटेंजेंट प्रोवाइडेड द विजयनगर किंग एन इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स विद द। तो ये क्या करते थे, किसी को अगर रिवॉर्ड दिया है बहुत अच्छा, तो वो इंस्पायर होकर के राजा के लिए और अच्छा काम करते थे और दुगनी तेजी से बहादुरी से राजा के लिए फाइट करते थे अदर्स उसके साथ में, किंगडम्स के साथ में, राइट। उसके बाद में द अमर नायक सेंट द ट्रिब्यूट। बदले में अमर नायक राजा को क्या देता, राजा को देते थे ये क्या, कि एलिफेंट्स होते थे, ठीक है, हॉर्सेस होते थे, ठीक है, जंगलों में जो भी जो फॉरेस्ट एक्टिविटीज होती थी, ठीक है, तो वहां से भी क्या करते थे, राजा की आर्मी के लिए एलिफेंट्स लेकर आते थे, ठीक है, फ्रूट्स लेकर आते थे, बहुत कॉस्टली कॉस्टली चीजें राजा को खुश करने के लिए लेकर आते। इधर से राजा भी खुश, उधर से नायक भी खुश, दोनों खुश रहेंगे, तो इसी तरह से स्टेट का काम चलता रहेगा। ठीक है, चलिए। The Burdwan auction had a strange twist and was considered a big public event 1797। बुर्दवान में एक ऑक्शन होती है। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, नीलामी होती है। ठीक है, बुर्दवान के राजा की जो जमीनें थी, जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, उसको नीलाम कर दिया जाए। कब? 1797। एक ये ग्रैंड क्या होता है, ग्रैंड पब्लिक इवेंट होता है, ग्रैंड जो ऑक्शन पब्लिक इवेंट होता है, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है और राजा की जमीन को खरीद सकता है। जैसे वो बोली लगती है ना, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कोई हीरो है, हीरो के फादर को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो अपना घर सेल कर देता है, उसके इतनी ज्यादा बोली लगती है ना, वही सिस्टम है ये। ठीक है, तो बुर्दवान के राजा की प्रॉपर्टी का क्या होता है, ऑक्शन में डाल दिया जाता है 1977 में, 1797 में। तो इसके आपको क्या लिखनी है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट बतानी। एक स्ट्रेंज ट्विस्ट देखा गया यहाँ पर। स्ट्रेंज ट्विस्ट का मतलब होता है एक ऐसा मोड़ देखा गया, एक ऐसा बदलाव देखा गया कि किस तरीके से वो अपनी जमीनों को बचाते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द फिक्स्ड रेवेन्यू, द ईच जमींदार हैड देयर टेरिटरीज इन द इंडिया हैड टू पे। देखो, जब वो बंगाल आए थे 1757 में, जब ये आपका प्लासी का बैटल हुआ था, तो 1757 से ही प्लासी के बैटल, तो ये जो प्लासी का बैटल है ये विन कर जाते हैं कौन, प्लासी बैटल। ठीक है, तो ये विन कर जाते हैं कौन, विन कर जाते हैं ब्रिटिशर्स, और इसी के बाद से ही बंगाल में उनकी मोनोपोली स्टार्ट हो जाती है, तो उनका रूलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखा कि ज़्यादातर तो अवेयर नहीं थे ये किस तरीके से हमें बंगाल पर रूल तो करना जानते थे, लेकिन हमारे पास पैसा कैसे आए, हम अपने आप को कैसे सरवाइव करेंगे, तो उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें रेवेन्यू चाहिएगा ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सकें, और जो हम वादा करके आए, प्रॉमिस करके आए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हम आपको प्रॉफिट गेन करके देंगे, तो वो किस तरीके से पॉसिबल हो। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ के जो आसपास के एरिया का जो हेड है, ठीक है, हमें उसको मीडिएटर बनाना। वो क्या करेगा, हमें प्रत्येक गांव से या प्रत्येक फार्मर से हमें टैक्स कलेक्ट करके और हमें देगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक रेवेन्यू कलेक्शन का जो एक क्राइटेरिया है उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, कि हमें इतना चाहिए, चाहे वो इससे ऊपर ले चाहे वो नीचे ले, ठीक है, वो उसकी हेडेक है, लेकिन हमें तो अपना अमाउंट फिक्स चाहिए। तो उन्होंने अपना अमाउंट फिक्स कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी किसको, जमींदार को। ठीक है, और जमींदार अगर उसको पे नहीं कर पाता था तो उस पर स्ट्रिक्ट लॉ इम्पोज कर दिए जाते थे, जिसको सनसेट लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो अगर वो अपने काम को या रेवेन्यू को पे करने में फेल हो जाता था तो उसकी जमीनों को ऑक्शन में डाल दिया जाता था, तुम्हारी वजह से हमें लॉस हुआ है, अब तुम्हारा ये जो लॉस होगा ना, यानी कि तुम्हारी जमीनों को, तुम्हारी प्रॉपर्टी को सेल करके जो पैसा आएगा उससे हम अपने लॉस को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, भुगतान करेंगे। तो सारी चीजें क्या करते थे, इस तरीके से कंपनसेट करते थे। तो द स्टेट ऑफ दोज हु फेल टू पे द रेवेन्यू वर ऑक्शन। तो अगर वो पे करने में जो भी एरिया से अगर जितना रेवेन्यू आना था और वहां से कम आया या दिया ही नहीं, या नेक्स्ट टाइम देंगे, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम होती थी उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर जो राजा की प्रॉपर्टी होती थी ना,
जमींदार की प्रॉपर्टी होती थी तो उसको नीलाम कर दिया जाता, ठीक है, ऑक्शन में डाल दिया जाता था। राजा ऑफ बुर्दवान हैड फेल्ड टू पे द रेवेन्यू। अब बुर्दवान का राजा इसमें फेल हो जाता है, जमींदार फेल हो जाता है। हिज स्टेट मतलब जमींदार एक तरह का वहां पर राजा होता था, ठीक है, बुर्दवान का जमींदार जो है वो फेल हो जाता है रेवेन्यू को पे करने में। ही हैड पुट अप फॉर द ऑक्शन, ठीक है, तो उसकी स्टेट, स्टेट का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल दिया जाता है। न्यूमेरियस परचेजर्स केम टू द ऑक्शन, बहुत सारे लोग उसको खरीदने के लिए आते हैं और जो सबसे हाईएस्ट जो बिडर होगा, बोली लगाने वाला होगा, उसको दे दी जाएगी की जमीन। बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट, लेकिन एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंज ट्विस्ट देखा गया इसमें। ब्रिटिश कलेक्टर हैड सून द डिस्कवर हैड मेनी purchasers were servant and the agent of the rajas who had bought the land on the behalf of the master। अब ये जमींदार भी कम नहीं होता था, इसने क्या किया, अपने भाड़े के आदमियों को ही ऑक्शन में बिठा दिया, नीलामी में बिठा दिया, जहां पर नीलामी लग रही थी। उन्होंने कहा कि तुम ऊंची से ऊंची बोली लगा, पैसे मुझे देने हैं ना, पैसे मैं दूंगा। तो इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को, अपने स्टेट को बचाने के लिए, स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी या एरिया बचाने के लिए, ठीक है, वो अपने ही भाड़े के लोगों को वहां पर बिठा करके उनसे बोली लगवाता था। वो बदले में उनको थोड़े बहुत पैसे देता था कि तुम्हें बोली लगानी है, बस इतना काम करना है। और इस तरीके से ज़्यादा बोली राजा के लोग ही लगाते थे और इस तरीके से राजा के पास उनकी ज़मीन भी रह जाती थी और वो थोड़े से पैसों में इसका जो काम हो जाता था, इस तरीके से अपनी स्टेट को बचाने के लिए काम करता, ठीक है। 90% ओवर द 95% ऑफ द सेल ऑक्शन वॉज फिक्टिशियस। फिक्टिशियस सेल का मतलब होता है बच्चे कि जो राजा या जमींदार होता था वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो फीमेल के नाम कर देता, अपनी बहन के नाम, अपनी वाइफ्स के नाम, अपनी मदर के नाम, ठीक है, अपनी बेटी के नाम पे कर देता था। और जो फीमेल के नाम पर जो प्रॉपर्टी होती थी वो जो ब्रिटिशर्स होते थे वो उनको नीलामी में नहीं डालते थे, ऑक्शन में नहीं डालते। तो 95% तो इन्होंने वैसे बचा ली, ठीक है। उसके बाद राजा स्टेट हैड बीन द पब्लिकली सोल्ड बट रिमेन द कंट्रोल ऑफ हिज जमींदार। दिस इंक्लूड वॉज द स्ट्रेंज ट्विस्ट। तो ये एक अलग से ट्विस्ट देखा गया जो कि पहले कभी नहीं देखा गया और इससे कंपनी को बहुत लॉस होता है। और यही लॉस फिर वो रिपोर्ट जाती है कब, 1813 में जो रिपोर्ट बनाई जाती है, फिफ्थ रिपोर्ट, ये कनेक्शन वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप ऑफ द sepoy and the superior with the officers underwent a significant change the year preceding of the uprising 1857। support the answer with the example। तो आपको बताना है रिलेशनशिप किस किस के बीच का रिलेशनशिप बच्चे, रिलेशनशिप ऑफ द सेपॉय विद द सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर। यानी कि जो हमारे इंडियन सिपॉयज थे, सिपाही थे, और ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, यानी कि ब्रिटिश वाले सिपाही थे। तो पहले इनका रिलेशन ना बहुत अच्छा हुआ करता, बहुत दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर बाद में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते और वो भी जानी दुश्मन बन जाते, एक दूसरे की जान लेने पर तुला। तो इसे बताया गया कि द रिलेशनशिप ऑफ द सिपॉय विद द सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज द इयर्स प्रीसीडिंग। तो पहले ये दोस्त थे और फिर बाद में किस तरह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जो कि 1857 के रिवोल्ट में बहुत ज्यादा इसमें क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो वो चीजें आपको लिखनी है, या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, अ चेरी विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये एक ऐसी चेरी है जो कि एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। ये स्टेटमेंट थी लॉर्ड डलहौजी की, जिन्होंने 1851 में इस स्टेटमेंट को बोला था और लगातार 5 साल तक इस पर काम करते रहे, किसी तरह से बस ये मुझे मिल जाए, किसके बारे में, अवध के बारे में बोल। और 1856 को अवध उनके अंडर में आ जाता है, उनके एम्पायर में उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इस पूरी स्टेटमेंट को आपको लिखना है। Relationship of the sepoy with their superior white officer underwent a significant change in the year preceding the uprising 1857। ठीक है, तो किस तरह से ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और ये 1857 का रिवोल्ट हो गया। The 1820s white officer made it a point of the maintaining friendly relation with the sepoy। 1820s तक यानी कि 1820 के दशक तक ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, ठीक है। कंपेयर करना है आपको 1857 के रिवोल्ट से और 1820, ठीक है, कंपेयर करना है कि यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी चल रही थी दोनों की, दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दे वुड टेक द पार्ट इन द लेजर एक्टिविटीज। और जो ये व्हाइट ऑफिसर थे ना, ये इंडियन की जो एक्टिविटीज होती थी, होली दिवाली वगैरह होती थी, इनके फेस्टिवल्स होते थे, तो इनमें पार्टिसिपेट किया करते थे और इंडियन बॉयज भी पार्टिसिपेट किया करते थे उनकी एक्टिविटी, ठीक है। जैसे आपका क्रिसमस हो गया या फिर उनकी कोई अदर एक्टिविटीज होती है तो उसमें आपस में दोनों बहुत मिलजुल कर अच्छे से रहा कर। तो वेंट द हाउकिंग
with them. Many of were fluent in the Hindustani, were familiar with the custom and the culture in the country. बहुत सारे लोग हिंदी भी बोलते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे धीरे धीरे उन्होंने हिंदी भी सीख ली क्योंकि अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, उनके कल्चर को भी फॉलो किया करते थे, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करते थे। 1840s तक आते आते 20 साल बाद क्या हुआ, दिस बिगेन टू चेंज, तो एक ऐसा चेंज देखने को मिला। द ऑफिसर डेवलप्ड अ सीन ऑफ द सुपीरियरिटी एंड द स्टार्टेड द ट्रेडिंग सेपॉय एज द रेशियल। तो क्या होता था, धीरे धीरे इनके अंदर दरार बनती चली। कैसे बनी कि जो ऑफिसर थे, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े ऑफिसर थे, तो वो ना पार्शलिटी किया करते थे, और यहीं से ही वो पार्शलिटी को देखकर ही इनके मन में थोड़े थोड़े क्या होने लगे, गैप आने लगे। ठीक है, कैसे कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को तो दूर भेजा नहीं जाता था लड़ाई के लिए, ठीक है, उनको तो वहीं रखते थे, ठीक है, और जो वहां पर दूर सोल्जर्स को भेजा जाता था, हमारे सिपाहीज को भेजा जाता था, इंडियंस को, इंडियन में हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे, वहां दूर जाकर के उनको खुद ही अपने खर्चे पर उनको रहना खाना सब होता था। एक तो थोड़ी सी सैलरी मिलती थी कंपैरेटिव टू ब्रिटिश ऑफिसर्स के, और उसमें भी वो दूर भेज देते थे, उनका रहना खाना वहीं पर वो खुद से अपने वो करते थे, मतलब अपने खर्चे पर ही वो करते थे। तो इस तरीके से और उनके सामने ही जो वाइट ऑफिसर्स होते थे, उनके सामने ही ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे इंडियन सिपाहीज को बहुत कुछ बोला करते थे, और वो लोग हंसते थे। इस तरह से धीरे धीरे उनके अंदर गैप आता चला इनके रिलेशनशिप। ठीक है, अब्यूज एंड द फिजिकल वायलेंस, और धीरे धीरे वो अब्यूज जो है एक दूसरे को मारना पीटना, गंदे तरीके से बोलना, तो ये सब होने लगा, और धीरे धीरे वो एक दूसरे से अलग होते चले गए। ट्रस्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय द सस्पिशियस, अब जो ट्रस्ट था एक दूसरे पर इनका, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगा, कटने लगा। द फियर्स ऑफ द सेपॉय अबाउट द न्यू कार्टेजेस, अब ये जो फियर था किसका, नई कार्टेजेस को, जिस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप किया जाता था, उसको मुंह से छीलना होता था, इस बात का डर उनको लगने लगा था हमारे इंडियन बॉयज को, कि अगर हमने इसको गलती से मुंह से छीन लिया तो हम अपने धर्म से अलग हो जाएंगे और ये हमें क्रिश्चियन बना दें। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्लियर। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, अ चेरी विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, तो आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट अवध के बारे में लिखनी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट थी, मैंने कहा ना, अभी बताया था आपको, 1851 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी ने इसको बोला था, और क्या होता है 5 ईयर लेटर, 5 साल तक लगातार इस पर काम करते रहे और इसको पाने की कोशिश करते रहे, और 1856 में इसको पा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद conquest happen in the stages, the subsidiary alliances has been imposed। बच्चे ये क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्कर में कि अवध पर सब्सिडरी अलायंसेस कब इम्पोज की गई, वो की गई थी 1801 में, 1801 में। सब्सिडरी अलायंसेस क्या होता है, सहायक संधि होती है। ठीक है, ये क्या होता है, सहायक संधि होती है। अब बोलोगे मैडम ये सहायक संधि क्या होती है, सहायक संधि होती है इस सब्सिडरी अलायंसेस के अकॉर्डिंग राजा को ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलना होता था। ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम्हें अब इतनी बड़ी आर्मी नहीं रखनी है, थोड़ी सी आर्मी रखनी है, और उसमें भी ज्यादातर हमारे ऑफिसर्स। ओके है। दूसरी शर्त क्या थी कि अब तुम्हें किसी अदर राजा के साथ में ट्रेडिंग रिलेशन नहीं बनाने हैं, कोई वैसे रिलेशन नहीं रखने हैं, अगर रखोगे तो हमसे पूछ कर। तीसरी बात हो गई, जितने भी सोल्जर्स वहां पर ब्रिटिशर्स की तरफ से रिक्रूट किए जाएंगे, उनका सारा खर्चा एक्सपेंडिचर्स जो है वो राजा ही देगा। ठीक है, और ब्रिटिशर्स की तरफ से उनको अश्योरिटी दी गई कि अब तुम बेफिक्र होकर लंबी सी चादर तान कर सो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पर कोई अटैक नहीं करेगा, अगर कोई अटैक करता है तो पहले उनको हमसे उलझना पड़े। ठीक है, इस तरह से डील होती। तो ये थी सब्सिडरी। क्लियर। और डिप्राइ तो फिर क्या होता है कि ठीक है, इसको इम्पोज कर दिया, अवध पर इम्पोज कर दिया, अब फिर भी इनके जो है वो अवध इनके अंडर में नहीं आया, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम अवध को कैप्चर कर सके। तो उन्होंने मिस गवर्नेंस का एलिगेंस अवध के राजा वाजिद अली शाह पर लगा दिया। ठीक है, कि कुशासन का आरोप जिसको बोलते हैं ना, कि तुम ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हो, जनता को भड़का दिया, जनता उसे उनसे जो है वो थोड़े से जो क्रिटिसाइजर थे वो उनको अपोज करने लगते हैं, और उन पर इस तरीके का एलिगेंस लगा करके और उनको डिथ्रोन कर देते। Deprived of his armed forces, Nawab became the increasingly dependent on the British maintaining the law and order। अब जो नवाब था वो पूरी तरीके से डिपेंड होने लगा ब्रिटिशर्स पर, क्योंकि शर्त यही थी, उसकी कंडीशन यही थी। ठीक है, और उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह वॉज dethroned and the exile to Calcutta on the ply that the reason was being the misgovernment। ठीक है, और फिर उनको वहां से निकाल करके कलकत्ता भेज दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया उनको, डिथ्रोन कर, इसको वाजिद अली शाह। अब चलते हैं हमारे थर्ड सेक्शन पर, जो कि हमारा क्या, लॉन्ग आंसर, जो कि 3 क्वेश्चंस थे आपसे पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन का आपका 8। ठीक है, चलिए। तो
क्वेश्चन क्या कहता है, द Mahabharata is an invaluable source available to the history to study social practice and norms in the early society. Justify statement. क्या बताना है? The महाभारत is an individual source available. तो महाभारत एक ऐसा सोर्स है जो कि हमें उस पास्ट के बारे में, उस टाइम के पास्ट के बारे में बताती है, उस टाइम के बारे में बताती है कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती थी, और इसी स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है. एग्जामाइन द रिलेशन, एग्जामाइन द एलिमेंट्स एनालाइज्ड बाय द हिस्टोरियन ऑन द टेक्स्ट ऑफ महाभारत. महाभारत में किस तरह के टेक्स्ट लिखे गए हैं, ठीक है, किस तरह का टेक्स्ट है ये, ठीक है, तो वो सारा का सारा बताना है, महाभारत के बारे में ही बताना है. महाभारत इज अ डायनेमिक एपिक कंटेंट. इसको डायनेमिक एपिक कंटेंट क्यों बोला गया? क्योंकि ना सिर्फ इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में लिखा गया है, बल्कि इसमें सारी चीजों को, रीडर को सारे पहलुओं से वाकिफ करवाया गया. ठीक है, तो जैसे विलेजर्स थे, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ठीक है, राजा थे, कुल और वंश थे, लड़का लड़की की शादी, मतलब टाइप्स ऑफ मैरिज थे, तो हर चीज के बारे में ये महाभारत हमें बताती है. महाभारत डायनेमिक एपिक कंटेन विविध डिस्क्रिप्शन. विविध का मतलब होता है अलग अलग तरीके से. डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स, तो इसमें एक पर्टिकुलर बस एक ही युद्ध के बारे में नहीं बताया गया, किस राजा के किसके साथ युद्ध हुए थे वो सारे बताए गए हैं. फॉरेस्ट एंड द प्लेसेस एंड द सेटलमेंट्स, तो उसके साथ साथ में बैटल्स के साथ साथ में फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, और प्लेसेस के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में, लोग कैसे रहा करते थे, राजा का पैलेस कैसा होता था, सारी बताई गई. its growth was not the hindered by the language. तो इसमें जो है वो पहले संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती थी, तो पूरा का पूरा ही संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था. ओवर द सेंचुरी हैज बीन रिटर्न इन द मेनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया, वैसे वैसे इस महाभारत को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इसको पढ़ सके और उस टाइम के बारे में जान सके कि पहले क्या हुआ करता इंडिया में. तो it depicted an ongoing the dialogue between the people. तो ये एक ऐसा वो था, डायलॉग का मतलब होता है कि किसने क्या बोला. जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि युधिष्ठिर की तरफ से ये डायलॉग आते हैं, श्री कृष्ण की तरफ से ये डायलॉग आता है, अर्जुन की तरफ से ये डायलॉग आता है. तो इस तरीके से आपने महाभारत में देखा होगा ना, वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, वो सारे डायलॉग्स लिखे हुए हैं, एज इट इज लिखे हुए हैं. ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, इसीलिए ना ये लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि लोग इसको जानने के बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं, और इसीलिए इसको अलग अलग भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया. ठीक है, तो इट इनकॉर्पोरेटेड मेनी स्टोरीज दैट द ओरिजिनेटेड डिफरेंट रीजन. तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरियाज में उसको कहानी की तरह रीडर को बताया गया है. मेनी एपिसोड ऑफ द टेक्स्ट हैड बीन, तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड होते हैं जो टेक्स्ट में उसमें लिखे होते हैं, इन द स्कल्पचर्स एंड द पेंटिंग्स. तो वहां की दीवारों पर भी इस तरीके के जो है वो स्कल्पचर्स बनाए गए, डिपिक्टेड किए गए हैं, उनको मूर्तियों को डिपिक्ट किया गया है. जैसे अर्जुन ने गीता का उपदेश देते हुए, सॉरी, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए, तो इस तरह की पिक्चराइजेशन जो है वो वॉल पर की हुई, ठीक है, उसको डिपिक्ट किया हुआ है. नेक्स्ट आता है, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ देमसेल्फ परफॉर्मिंग आर्ट लाइक द प्लेज, ठीक है, प्लेज, डांसेस एंड द नरेटिव्स. तो वहां पर बहुत सारे बाकी चीजों को भी बताया गया है कि जैसे वाइड रेंजेस ऑफ द थीम, परफॉर्मिंग द आर्ट्स, किस तरह से लोग पेंटिंग वगैरह आर्ट किया करते थे, मूर्तियां बनाया करते थे, साथ में जो है लाइक प्लेज, प्लेज का मतलब नाटक भी होता है, तो लोगों ने इसको नाटक के थ्रू भी दिखाया. आपने भी देखा होगा ना टीवी पर जब महाभारत दिखाई जाती थी, तो वो ऐसे तो एक नाटक की तरह ही तो है, तो जिन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स ने अपना अपना रोल प्ले किया, कोई दुष्ट बनाया, तो कोई अर्जुन बनाया, तो कोई श्री कृष्ण बनाया, कोई भीष्म पितामह बनाया. तो वो एक प्ले की तरह से भी लोगों को समझाने की कोशिश की गई. साथ साथ में उसके डांसेस के बारे में, ठीक है, नरेटिव्स, जो नरेटिव्स थे उनके बारे में भी इसमें बताया गया. ठीक है, एग्जामाइन द एलिमेंट्स द एनालाइज्ड बाय द हिस्टोरियन ऑन द टेक्स्ट ऑफ महाभारत. महाभारत से हमारे हिस्टोरियन को किस तरह का एक ओवरव्यू, एक पता चलता है पास्ट के बारे में कि क्या होता था उस टाइम में. हिस्टोरियन ऑफन यूज द टेक्सुअल ट्रेडिशन. तो ये हिस्टोरियन को कैसे पता चला? अगर महाभारत नहीं होती तो हम इतना नहीं जान पाते ना उस पास्ट के बारे में. तो हमारे हिस्टोरियन को ये महाभारत टेक्स्ट बुक मिलती है, और इससे काफी चीजें जानने को मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी के बारे में. जो सामाजिक, जो एक था ना दायरा था, या सामाजिक आप कह सकते हो कि जो भी सामाजिक एक्टिविटीज होती थी, सोशल एक्टिविटीज होती थी, कैसे होती थी, क्योंकि उस टाइम में हमारे में से तो उस टाइम में कोई था नहीं ना. तो ये जो बुक है यही हमें सब कुछ बताती है. ठीक है, तो हिस्टोरियन ऑफन द टेक्सुअल ट्रेडिशन और द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट अंडरस्टूड द प्रोसेस.
सम टेक्स्ट ले डाउन नॉर्म्स एंड द सोशल बिहेवियर्स। नॉर्म्स क्या होते हैं बच्चे? नियम होते हैं। अब ये नियम कानून कैसे बने थे? कैसे बने थे कि जब हड़प्पा डिक्लाइन हो गई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई थी, उसके बाद से आर्यंस आना शुरू किया। फिर उन्होंने ऋग्वेद को कंपोज किया, रूल रेगुलेशन मनुस्मृति बनाई गई, ब्रह्मसूत्र ब्रह्मशास्त्र लिखे गए, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो भी लोग हैं उनको ये रूल फॉलो करने। तो ब्राह्मणों ने अपने रूल्स बना दिए, मनुस्मृति में वो सारे रूल्स लिखे गए। जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पहले इसी तरह का ये मनुस्मृति, ठीक है। तो सारे लोग ना रूल्स के अकॉर्डिंग ही उनको चलना होता है। तो ये सारे नॉर्म्स बनाए गए थे। दे कैन ऑल्सो कैच द ग्लिम्स, ग्लिम्स होता है एक झलक होती है, सम द सोशल एक्टर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शन में कुछ जैसे श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है, युधिष्ठिर के बारे में, भीष्म पितामह के बारे में इंस्क्रिप्शन से बताया गया है। एज each text inscriptions was written from the perspective of the specific social categories। अब social categories में क्या 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 बनाई गई थी? social categories ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थी, वैश्य थी और शूद्र थी। ये 4 कैटेगरीज बनाई गई थी ना। तो 4 कैटेगरी को भी जो है अलग अलग उनको कामों में भी डिवाइड कर दिया गया कि ब्राह्मणों का काम होगा कि वेदों को टीच करना, ठीक है, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। क्षत्रियों का काम होगा कि वो लोग राजा बनेंगे और अपने प्रजा की प्रोटेक्शन करेंगे, उसको सेव करेंगे। नेक्स्ट होता है वैश्यों का काम होता था एग्रीकल्चर करना, पेस्टलिज्म करना और दूसरा ट्रेड करना। ये सारा काम होता था वैश्यों का। और शूद्र का काम होता था ऊपर की इन 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट। तो इस तरीके से जो भी आपको आ रहा है ना वो पूरा आप बता दोगे। टू थिंग्स बिकेम द अपारेंट, देयर वर द सेवरल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द संस्कृत वर्जन इन द स्टोरी। तो ये संस्कृत वर्जन में लिखी हुई थी, ठीक है। Evident the manuscript found all over the subcontinent. Also evident were enormous reason the variation in the ways in which the text had been transmitted over the century। और फिर जो मनुस्मृति में लिखा गया था, जो नियम बनाए गए थे, ठीक है, उनको मैच करके दूसरे टेक्स्ट बुक के साथ में मैच किया गया, तब इसका महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया। V.S. शुकांतकर और उनकी टीम ने इस महाभारत के क्रिटिकल एडिशन का मतलब होता है जो चीज हमें मिली है। मान लीजिए मनुस्मृति मिली है, तो मनुस्मृति में जितने भी रूल्स बनाए गए थे, लिखे गए थे, मेंशन किए गए थे, क्या वही रूल फॉलो होते थे? इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो अलग अलग रिसोर्सेज को, अलग अलग टेक्स्ट बुक को मैच किया करते, तब जाकर के जब चीजें मैच हो जाती थी, कॉमन पॉइंट निकलता था, तब जाकर उसको कहा जाता है क्रिटिकल एडिशन, ठीक है। तो बस इसी तरीके से लिखोगे। स्टडिंग द अदर ट्रेडिशन, द अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेस डिराइव द प्राइमरली टेक्स्ट रिटन इन द संस्कृत। तो सबसे पहले लिखा गया था संस्कृत में इसको। when the social history had explored the first time by the historian in the 19th century, 19th and 20th century, tended the text face value, believing the everything it was laid down these texts was practiced। और फिर धीरे धीरे इसको लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, हिस्टोरियंस को, ठीक है। तो हिस्टोरियन ने जिस तरीके से पढ़ करके, समझ करके और इसको आगे रेफर किया, तो रीडर्स को समझ आने लगा कि वाकई में ऐसा हुआ करता था, इंटरेस्ट आने लगा। तो ये ना सिर्फ इंडियन लैंग्वेज है बल्कि अदर कंट्रीज की उनकी जो अपनी लैंग्वेज होती है इसको ट्रांसलेट करके, और आज दुनिया के लगभग लैंग्वेजेस में ये मोस्टली ऑलमोस्ट जो लैंग्वेज होती है उसमें इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है और अभी भी इसकी ट्रांसलेशन, ठीक है। एग्जामाइन द evidence that suggested land revenue was important for the Mughal fiscal system। ये लैंड रेवेन्यू होता था, ये एक ऐसा सोर्स होता था जो कि मुगल एम्पायर के इकोनॉमिकल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर, अगर वो रेवेन्यू नहीं लेते इकोनॉमी डाउन हो जाती, इस तरह से चलाते। तो आप कह सकते हो कि ये जो अर्निंग सोर्स था एक तरीके से रेवेन्यू से ही उनका। एग्जामाइन द कंडीशन जमींदार इन द मुगल अगेरियंस, फिर जमींदार का रोल लिखना है, ठीक है। इसमें बताना है कि रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज इकोनॉमिक मेन स्टे ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये उनका मुख्य स्रोत था, ठीक है, मेन जो है वो अर्निंग सोर्स था रेवेन्यू। इट वॉज देयर फॉर वाइटल स्टेट द टू क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव द अपार्टस टू एंश्योर कंट्रोल ओवर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जितना अच्छा होता था तो उसके हिसाब से रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था, एंड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द अक्रॉस लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रैपिडली एक्सपीडिशन द एम्पायर। और इस तरीके से जिसके पास जितनी जमीन होती थी उस पर इम्पोज कर दिया जाता था टैक्स, ठीक है। और इस तरीके से जो एरिया होता था, एरिया कितना बड़ा है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा रेवेन्यू इम्पोज कर दिया जाता था, अगर कोई एरिया छोटा होता था तो उस पर थोड़ा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद
दिस अपार्टस इंक्लूडिंग द ऑफिस। तो ये सारा जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, लेखा जोखा होता था, डाटा तैयार करना होता था, किसने दिया किसने नहीं दिया, तो उसको ना एक उसमें रिकॉर्ड रख लिया करते थे। और ये कहाँ होता था, एक ऑफिस होता था जिसको दफ्तर कहते थे, ऑफ द दीवान। उसमें एक दीवान होता था, आपने देखा होगा ना, इस तरीके से टोपी पहन करके चश्मा ऐसे लगा करके सारी चीजें लिखा करता था, है ना। तो ये वही उसका दीवान होता है जो रिकॉर्ड मेंटेन किया करता है। रेवेन्यू ऑफिसर हैड रिकॉर्ड द कीपर्स द pretended the agriculture domain and become a decisive agent to shaping the agrarian relation। तो इस तरीके से राजा और यहाँ फार्मर दोनों के बीच में ये जो दीवान होता था, है ना, जो सारे काम करता था, जिसको मुंशी बोलते हैं, वो सारा काम क्या करता था, इन दोनों के बीच में रिलेशन का काम करता था, मीडिएटर का काम करता। इस फार्मर ने इतना दिया, ठीक है, अगर उसके पास कम होता था तो वो कहता था मैं तुम्हें अगली बार दे दूंगा। तो कभी उनको मान भी लिया जाता था, कभी नहीं, और वो रिपोर्ट बना करके वो राजा को दिया करते थे, मुगल एम्परर्स को दिया करते थे। द मुगल स्टेट ट्राई टू फर्स्ट द acquire specific information about the extent of the agriculture land empire and these land produced before fixing the burden of the taxes on the people। ठीक है, और लोगों को एक तरह से ना रेवेन्यू इम्पोज जब किया जाता था तो उसमें कोई बर्डन नहीं होता था, जिसके पास जितनी लैंड होती थी वो उसी हिसाब से उसको मेंटेन किया करते थे। द मुगल स्टेट ट्राई टू फर्स्ट एक्वायर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, किसके पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड है तो उसी के हिसाब से कराते थे। एंड व्हाट दीज लैंड प्रोड्यूस बिफोर फिक्सिंग, और किसके पास किसके खेतों में कितना प्रोडक्शन निकलता है, तो फिक्स करने से पहले ये सारी तहकीकात की जाती। और ये तहकीकात कौन करता था, इनका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता था, दीवान। द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट कंसिस्टेड द 2 स्टेजेस। यही हमने किया था ना, जो 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, हमने जो पहले किया था। 2 तरीके से लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, एक फर्स्ट था असेसमेंट, ठीक है, एंड देन एक्चुअल कलेक्शन। तो एक जामा होता था जो कि उनको देना होता था, एक होता था हासिल, ठीक है, कि उसको जबरदस्ती उसको कलेक्शन करना होता था। तो जामा और हासिल ये 2 तरीके के अमाउंट होते थे। Akbar decreed that while the should strive to make the cultivators pay in cash, the optional of the payment in kind was to be kept open। तो अगर कोई कैश में पेमेंट करना चाहता है कर सकता है, अगर कोई अनाज देना चाहता है वो वैसे कर सकता है, अगर दोनों में से किसी के पास कुछ भी नहीं है तो अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट राजा को देता था। इस तरीके का ये रूल बनाया हुआ था। द आइन, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, आइन अकबरी से पता चलती है, जो कि अबू फजल ने अकबर के शासनकाल में लिखी थी। और सारी चीजें अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी या जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड होता था वो सारी चीजें आइन अकबरी में मेंशन की। तो औरंगजेब द एक्सप्रेसली instructed his revenue officers to prepare the annual record of the number of the cultivators each village। ठीक है, तो इसने औरंगजेब ने क्या किया, हर एक विलेज से हर एक कल्टीवेटर का एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा। yet not all over the area were the measured successfully। हालांकि ये सारे एरियाज में सक्सेसफुली इसको मतलब लागू नहीं किया गया, बट जहां पर भी किया गया इसको इस तरीके से सक्सेसफुली किया। ठीक है, The Quit India movement, generally a mass movement, justify the statement। Examine the different kind of the sources। तो देखो आपको क्या करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट को बताना है sources which was political। तो इसके अलावा अगर आपको ये आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको ये एक मास मूवमेंट था, ये कि जन आंदोलन था, लेकिन कैसे वो बता। नेक्स्ट आता है एग्जामाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच द पॉलिटिकल करियर गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट कुड बी रिकंस्ट्रक्टेड। गांधी जी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में, पॉलिटिकल करियर के बारे में बता, और इस तरीके से आपको नेशनल मूवमेंट्स के बारे में भी गांधी जी को बताना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आता है आपका ये, अच्छा ये ठीक है, तो इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म, अ सिंगल इंडिविजुअल इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ अ नेशन। महात्मा गांधी हैज रिगार्डेड द फादर ऑफ द नेशन। तो देखो अब इंडिया की डूबती हुई नैया, मतलब जब गांधी जी 1915 में साउथ इंडिया से, साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, ठीक है, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से जब इंडिया रिटर्न करते हैं, तो वो कब आते हैं, वो आते हैं 1915 में, 1915, ठीक है, जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 कर सकते हो। तो इंडिया की हालत बहुत खराब थी जब उन्होंने देखा कि अगर मैं साउथ अफ्रीका के लोगों को इंसाफ दिला सकता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने कंट्री के में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको क्यों नहीं इंसाफ दिला सकता।
गांधी जी का एक तरीके से यहाँ पर इंडिया आकर के अपना इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो जाता है। और जब ये आकर के अपने पॉलिटिकल मेंटोर से मिलते हैं जो कि थे गोपाल कृष्ण गोखले, और उन्हीं की एडवाइस पे उन्होंने चीज़ों को पहले एग्जामाइन किया, विजिट किया, जगह जगह जाकर के चीज़ों को समझा, और फिर बाद में अपने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का टैग दे दिया जाता है क्योंकि इन्होंने लोगों की बहुत हेल्प करी और अपने मूवमेंट के थ्रू इंडिया को फ्रीडम दिलाई। तो गांधी जी वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंसर एंड द रिवर्ड ऑल द लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो सभी उनकी बात मानते भी थे, ठीक है। आफ्टर दैट महात्मा गांधी पॉलिटिकल करियर वॉज शेप्ड एंड द कंस्ट्रेन्ड बाय द सोसाइटी इन विच ही लिव्ड। तो वो अपना पॉलिटिकल जो इनका करियर था वो अपनी ही सोसाइटी में रहकर बनाते हैं और आगे लेकर जाते हैं। किस तरीके से? देयर आर मेनी काइंड ऑफ द सोर्सेज। तो ये गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में हमें काफी जगहों से पता चलता है, काफी सोर्सेज से पता चलता है, फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर ऑफ महात्मा गांधी, जिससे हमें महात्मा गांधी के राजनीतिक क्षेत्र के बारे में पता चलता है। द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड सोर्सेज टू नो अबाउट महात्मा गांधी एंड द नेशनल रोल आर। तो क्या क्या थे? पब्लिक वॉइसेस एंड द प्राइवेट स्केप। कहाँ से पता चले, किस सोर्स से हमें गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में पता चलता है? तो पहला इसमें बताया जाता है पब्लिक वॉइसेस एंड द प्राइवेट स्क्रिप्ट। तो पब्लिक वॉइसेस यानी कि लोगों की जो आवाजें थी, यानी कि लोगों की जो बातें थी, उनसे पता चलता है। और प्राइवेट स्क्रिप्ट से पता चलता है, जो भी लोगों ने प्राइवेट स्क्रिप्ट लिखी गांधी जी के बारे में, उनके रिसोर्सेज से पता चलता है। स्पीचेस ऑफ गांधी जी जो भी स्पीच दिया करते थे अपने मूवमेंट के दौरान या फिर मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले, मूवमेंट के दौरान, मूवमेंट खत्म होने के बाद, तो लोगों से जो बातचीत किया करते थे, स्पीचेस दिया करते थे, उन स्पीचेस का भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। हिज कंटेम्पररी ऑन हिज द पॉलिटिकल रोल। पर्सनल एंड द प्राइवेट लेटर्स, उनके कुछ अपने पर्सनल लेटर्स भी होते थे जो वो बहुत ही सीक्रेट होते थे, और वो अपने ही वेल विशर्स को, अपने ही मिनिस्टर्स को, मतलब मिनिस्टर्स इन द सेंस अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को, या फिर जो अपने इनके पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनको लिखा कर प्राइवेट, इसको, ठीक है, इसको सीक्रेट ही रखा गया, पब्लिक नहीं किया गया था। तो पर्सनल और द प्राइवेट लेटर्स ऑन द पॉलिटिकल प्राइवेट थॉट अबाउट द कंट्री, किस तरह से वो अपनी कंट्री के बारे में सोचते थे, तो वो लेटर से पता चलता है, चाहे वो उनके लेटर प्राइवेट थे या फिर पब्लिक थे। तो आफ्टर दैट उनकी बायोग्राफी से, ठीक है, जर्नल पब्लिश बाय द गवर्नमेंट, तो अखबारों में भी उनके आर्टिकल्स छपते थे कि आज गांधी जी का अगला कदम क्या होगा, आज गांधी जी क्या करने वाले हैं। तो डे टू डे जैसे हम नॉर्मली उसमें पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, तो सेम ऐसे ही गांधी जी की खबरें भी उसमें छपती थी, वहां से ही पता चलता है। नेक्स्ट होता है ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना गांधी जी ने अपनी कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, ठीक है। आफ्टर ओवर द क्लास, राइट, रिकॉर्ड रिटन बाय द पुलिसमैन एंड द ऑफिसर्स। तो जो पुलिसमैन ने रिकॉर्ड रखा, ठीक है, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके पास भी गांधी जी का रिकॉर्ड था, वहां से पता चला। न्यूज़पेपर ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ द पब्लिक मूवमेंट इनटू द मास मूवमेंट। तो पब्लिक से कन्वर्सेशन किया करते थे स्पीचेस के थ्रू, ठीक है, मास मूवमेंट में वो लोगों को किस तरह से इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे, वो भी सारी बातें रिकॉर्ड की गई। आफ्टर दैट रिकॉर्ड प्रिपेयर द होम मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट। होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट में उनके रिकॉर्ड को देखा गया है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकेलिटीज एंड द कॉमन पीपल, पिक्चर ऑफ द गांधी रिवील हाउ वाज परसीव्ड बाय द पीपल, और फॉरनाइटली रिपोर्ट्स ऑफ द वेरियस प्रोविंस। और इसके अलावा बहुत अलग अलग इंडिया के अलग अलग प्रोविंसेस से भी गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के पता चलता। तो बस इस तरह से आप क्या करोगे, पूरा का पूरा लिख दोगे। ये देखो, ये पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, और इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसका बेस बना करके, थोड़ी सी भूमिका बना करके फिर उसको पॉइंट्स में लिख, ठीक है। इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपको किस तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, लॉन्ग आंसर्स को, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, जाकर के आप भी देख सकते हो, ह्यूमैनिटीज एट 20, ठीक है, हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर या हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर्स इन योर एग्जाम, ठीक है। तो इस नाम से है, तो सर्च कर लीजिएगा। सेक्शन डी में अब हम क्या करने वाले हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह से आपको दिया जाएगा एक पैराग्राफ, तो वो पैराग्राफ पढ़ करके आपको बताना है उसके क्वेश्चन के आंसर। तो पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसे बताया गया है कि बुद्धा टीचिंग वर, तो बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो जो है वो टीचिंग्स दिया करते थे लोगों को, ठीक है। टीचिंग्स ऑफ महावीरा ऑल्सो रिकॉर्डेड द डिसाइपल, दीज वर ओपन फ्रॉम द स्टोरी विच कुड अपील द ऑर्डिनरी पीपल। किस तरह से वो लोगों को, साधारण लोगों को अपनी बातों से समझाते थे, अपने
प्रीचर्स से, अपने उपदेशों से समझाया करते थे। हेयर इज वन एग्जाम्पल ऑफ द प्राकृत टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको एक प्राकृत टेक्स्ट में लिखा हुआ एक एक्सट्रैक्ट दिया जा रहा है, एक पैराग्राफ दिया जा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सुत पिटक होता था जिसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स का वर्णन किया गया है, तो फ्रॉम द प्राकृत नोन एज द उपाध्याय सुत। तो एक प्राकृत टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसका नाम है उपाध्याय सुत। डिस्क्राइब हाउ द क्वीन नेम। तो एक क्वीन होती थी, एक रानी थी जिसका नाम था कमलावती। ट्राई टू प्रस्यूड हर हस्बैंड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड को हमेशा समझाती थी कि यार तुम ये छोड़ दो, सब ये सामाजिक ये जो मोह माया है इसको छोड़ दो। तो कन्विंस किया करती थी। क्यों? क्योंकि वो गौतम बुद्ध की डिसाइपल थी, उनको फॉलो किया करती थी। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। एंड द ट्रीजर्स ऑफ योर वे यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड। चाहे तुम्हारे पास कितना ही धन आ जाए ना, फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे। तुम्हारे पास, अब तुम चाहते हो कि मेरे पास जो है बहुत सारा पैसा आ जाए, ठीक है आ जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम तभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगे, फिर तुम सोचोगे और आ जाए, फिर भी नहीं होगे, और आ जाए, फिर भी नहीं होगे। तो इसीलिए तुम ये मोह माया से दूर हट करके और गौतम बुद्ध की जाओ और वहां पर एक अच्छी टीचिंग्स लो, एक अच्छी शिक्षा लो, जिससे कि तुम इस सारे मोह बंधन, इस सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे। तो इस तरीका की ये एस्पेक्ट दिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द पर्सन हु परस्यूटेड द किंग रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन समझा रहा है उसको? तो वो समझा रही है कौन? कमला देवी। परस्यूटेड द किंग टू रिनाउंस द वर्ल्ड, कि ये संसारिक मोह माया आप त्याग दीजिए। ओ किंग द धम्मा अलोन एंड द नथिंग एल्स विल सेव यू। ना तो कोई पैसा तुम्हें काम आ सकता है, अगर तुम मरने जा रहे हो, तुम कह दो कि मैं तो पैसा दे करके अपने जी सकता हूँ, मैं तो अमर हो सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से वो कन्विंस करती है। ठीक है, तो ये धम्मा रेफर्स टू, अब ये धम्म किसको कहा गया है? धम्म कहा गया है सच को। ठीक है, एक खाली सच ही ऐसा है जो तुम्हें आफ्टर द डेथ जो है वो तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी ना पैसा जाएगा और ना ही तुम्हारी ये सारी प्रॉपर्टी जाएगी। तो इस तरीके से बताया गया है। Under the context of the following statement, the unchecked like the birds in the flight was told by the disciple of Mahavira. ठीक है, तो वन हु हैज लेफ्ट द वर्ल्डली प्लेजर, अगर किसी ने ये संसारिक मोह माया को त्याग दिया है, विल फॉलो, तो वो ऐसे उड़ेगा जैसे आसमान में पंछी उड़ता है ना, बिना किसी फिक्र के, उस आसमान की ऊंचाइयों में आजाद होकर घूमता है। सेम वैसे ही जब तुम एक सही रास्ते पर चलोगे, सच्चे मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें भी इस तरीके की फील आएगी। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग। अब ये इस तरह का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है जो करिकल अम्मैयर थी, करिकल अम्मैयर थी, जो कि क्या थी? लॉर्ड शिवा की डिवोटी थी। और लॉर्ड शिवा की डिवोटीज को क्या कहते हैं? नयनार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नयनार्स। ठीक है, ये लॉर्ड शिवा की डिवोटी थी। कौन? करिकल अम्मैयर। उनका ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, शी डिस्क्राइब हरसेल्फ एंड फीमेल एंड द फीमेल पे, तो ये जो फीमेल को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उनका काम सिर्फ यही होता था कि घर में अपने फैमिली को देखे, खाना बनाए, चूल्हा चौके करें, बस यही दिया हुआ था। लेकिन उन्होंने इस बात को ब्रेक किया, कौन? करिकल अम्मैयर ने। और औरतें भी भक्ति कर सकती हैं। पहले ये होता था कि औरतें क्या करेंगी भक्ति करके, क्यों टेम्पल जाना, क्या करना वो करना। तो इन्होंने इस बात को इनिशिएट किया। ठीक है, उन्होंने लीड किया कि क्यों नहीं कर सकती हैं भक्ति, वो घर में रहकर भी तो भक्ति कर सकती है, अपनी फैमिली को देखते हुए भी तो भक्ति कर सकती है ना। इस तरह का एक्सट्रैक्ट आपको दिया। ठीक है, तो हाउ ब्यूटी हैज द पर्सोनिफाइड द करिकल अम्मैयर। किस तरह की ब्यूटी को, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवी, उसको वो करना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। किस तरह का करिकल अम्मैयर ने किस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला है? करिकल अम्मैयर पर्सोनिफाइड ब्यूटी एज द पे और द डेमोनिन। ठीक है, कि उन्होंने डेमोनिन्स को क्या किया हुआ है? एक तरह से पर्सोनिफाई करके उसको बताया। जैसे मान लो एक कवि कहता है कि चांद इतना खूबसूरत है, या एक पेड़ है, उसकी जब पत्तियां हिलती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो गाना गा रहे हैं। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक इमेजिनेशन ही तो है ना। तो इस तरीके से करिकल अम्मैयर ने बताया है। किसको? करिकल अम्मैयर पर्सोनिफाइड ब्यूटी एज द, तो इसने ब्यूटी को कैसे बताया है? एज पे और द डेमोन। तो सुंदरता को बताया कि सुंदरता ना हमारे मन से होनी चाहिए। ठीक है, ये बाहरी सुंदरता कोई काम नहीं आती है, तो मन जितना सुंदर होगा उतना ही हम अच्छा बन। तो नेक्स्ट कहता है कि बिल्डिंग द वेन्स। ठीक है, सो बल्गिंग वेन्स, द protruding the eyes, white teeth and the shrunken stomach. Shout and wails state the reason behind the poet condition.
अब आपको बताना है द पोएट वॉज मेड शी वॉज शाउटिंग एंड वेलिंग द डिवोशन ऑफ द लॉर्ड शिवा। इसमें बताया गया है कि जैसे हम भगवान को जब याद करते हैं या हम किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, किसी के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं और उन्हीं के बारे में बातें बोलते रहते हैं। ऐसे जो करियक्कल अम्मेर थी वो लॉर्ड शिवा की बहुत ज्यादा बड़ी भक्त थी और हमेशा जोर जोर से भगवान शिव जी के गाने गाया करती थी, भजन गाया करती थी। तो इस तरीके से बताना है और ये सारे आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे किसके, आपके पैराग्राफ में। Examine the phrases with his matted hair through in all the 8 direction। तो किसको बताया गया है? जैसे भगवान शिव जब डांस करते थे तो उनके जो हेयर होते थे वो चारों डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमते थे ना, हिलते हुए घूमते थे, तो चारों डायरेक्शन में इसको बताया गया है। ठीक है, तो द फ्रेज ही तो है कि चारों दिशाओं में उनके बाल जो है वो लहराते थे, तो एक तरह का कहावत है ये। द फ्रेजेस इन फर्स्ट द लॉर्ड शिवा डांसिंग इन द अलकादू Alankadu, where in the his matted his hair was thrown in all the, जब वो डांस कर रहे थे तो उनके जो बाल हैं वो चारों दिशाओं मतलब 8 दिशाओं में फैल गए थे, बट गए थे, वहां वहां पर जाकर गिरे। एंड while dancing with his limbs freely moving in the air, और वो हवा में डांस करते जा रहे हैं, उनके बाल लहराते जा रहे हैं और बाल चारों दिशाओं में। इसी तरीके से एक और एक्सट्रैक्ट दिया होगा, इस एक्सट्रैक्ट को भी पढ़ के आपको क्या करना है, आंसर देना है। They have left a legacy behind who is referred as they। अब इसमें दे बताया गया है कि दे किसको बोला गया है, ठीक है, आपको यहीं पर आंसर मिल जाएगा। द ब्रिटिश एलिमेंट इज गोन बट दे हैव किसको बोला गया, किसको बोला गया, ठीक है, मिसचीफ इज बिहाइंड। तो ये जो डिवाइड एंड रूल का करके चले गए हैं ना, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को यहाँ पर लागू करके चले गए, वो खुद तो चले गए लेकिन कहीं ना कहीं अपनी शरारतें यहाँ पर छोड़ गए हैं, अंग्रेजी यहाँ पर छोड़ गए हैं। ठीक है, कई बार आप बोलते हो ना अंग्रेज तो चले गए और अंग्रेजी यहाँ छोड़ गए, ऐसे ही डिवाइड करके इंडिया पाकिस्तान को वो तो चले गए लेकिन एक तरह से डिवाइड तो हो गया ना, तो ये उन्हीं की ही मिसचीफ्स मानी जाती है। तो यहाँ पर दे किसको बोला गया है, तो ब्रिटिशर्स को बोला गया है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द स्टेटमेंट दे हैव लेफ्ट द लेगेसी ऑफ बिहाइंड। तो इसके पीछे किस तरह का रीजन देखा गया है, क्या इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कहने का। द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू इंडियन टू बी यूनाइट। इसके पीछे देखो मैंने भी क्या बताया, हिंट दे दिया मैंने, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स कि इंडिया यूनाइट होकर रहे, हिंदू मुस्लिम एक होकर रहे। They applied the divide and rule policy for the easier administration. They created division। तो वो इनको दोनों को डिवाइड कर देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को इजीली एक्सेप्ट कर लिया 1940 में और क्या कर दिया, उनको अलग कर दिया। आइडेंटिफाई द अल्टीमेट मैसेज स्ट्रेस बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से ये जो मैसेज बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक मैसेज यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस दिस एलिमेंट दे हैव बीन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा कि वो लोग तो चले गए हैं लेकिन अपने शरारतें, अपनी परछाई, अपनी जो भी काम था वो हमारे यहाँ पर छोड़ गए। तो ये स्टेटमेंट दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ही वाज अर्जिंग द पीपल ऑफ आवर कंट्री नॉट टू अडॉप्ट द लेगेसी लेफ्ट बिहाइंड बाय द ब्रिटिशर्स कॉल्ड द सेपरेशन एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कि ये जो इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वाला गेम जो खेला यहाँ पर, इसको मत मानो, ये उनकी ही एक चालाकी है जो वो यहाँ पर छोड़कर गए हैं, तो हमें इससे निकलना है। ठीक है, ये लोगों को कन्विंस करते हैं। नाउ अब आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपने ठीक से प्लेस कर दिया ना, लोकेट कर दिया, लेबल कर दिया, दो तरीके से पूछे जाएंगे। एक तो आपको प्लेस लोकेट करनी है और एक प्लेस ऑलरेडी लोकेटेड होगी, बस आप उसको लेबल करना है, उसका नाम बताना है। तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, आपको बताना है कालीबंगा, ठीक है, और में से या तो आपको ये ऊपर वाला करना है या फिर आपको ये करना है। ठीक है, तो कालीबंगा और द हड़प्पा साइट, आगरा टेरिटरी अंडर द बाबर, अकबर एंड औरंगजेब, सांची अ बुद्धिस्ट साइट। या तो ये कर लीजिए 3, या फिर आपको ये बताना है अजंता बुद्धिस्ट साइट कहाँ पर। ठीक है, तो आपको बताना है इस तरीके से, ये मैप दिया होगा और मैप में लिखकर बताना है आपको ABC करके। ठीक है, ABC। ऐसे ही ये एक और क्वेश्चन होगा मैप का। ऑन द सेम आउटलाइन ऑफ मैप 2 प्लेसेस हैव बीन मार्क्ड A, B। तो आपको 2 प्लेस दिए जाएंगे A और B करके, आपको वो मार्क करना है। सेंट्रल द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के आपको 2 प्लेसेस बताना। तो फर्स्ट ये क्या है, ये है आपका अमृतसर। ठीक है, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कालीबंगा एंड द हड़प्पन साइट, आगरा टेरिटरी, कालीबंगा हड़प्पन साइट और द क्या है ये, आगरा टेरिटरी अंडर द
अंडर द बाबर, अकबर एंड द औरंगजेब, और सांची एंड द बुद्धिस्ट साइट। ठीक है, तो आपको ये बताना है। अब ये मार्क करके दिया हुआ, इस तरीके से आपको मार्क करके बताना है। ये क्या है बच्चे? अमृतसर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? ये पंजाब में है। कहाँ पर है बच्चे? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट आता है आपका कालीबंगा, पूछा था ना, तो कालीबंगा देखो, ये पंजाब किसका आंसर है? पंजाब है आपका कालीबंगा हड़प्पन साइट। ठीक है, और दूसरा है आपका आगरा। आगरा अ टेरिटरी अंडर द बाबर। आगरा एक ऐसी टेरिटरी थी जो कि बाबर के, अकबर के उसमें अंडर थी। तो सांची अ बुद्धिस्ट साइट। ठीक है, और एक बुद्धिस्ट साइट थी। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, आपको इस प्लेस को ज्यादा नहीं बताना। जो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है ना, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो ऑन द सेम लाइन ए और बी दिया होगा, ए और बी दिया होगा, विच आर सेंटर द नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट बताया गया है ना, तो ये क्या था? यहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो ये नेशनल मूवमेंट यहाँ पर यही तो हुआ था ना। तो ये क्या हो गया आपका? अमृतसर, जो कि ए मार्क करके दिया हुआ है। देखो ए करके दिया हुआ है ना। बी में क्या करना है? यहाँ पर ये कौन सा मूवमेंट था? चंपारण मूवमेंट था। ठीक है, ये रहा चंपारण मूवमेंट। क्लियर? तो ये भी तो था चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट। ये कहां पर है? ये है बिहार में। आपको वो करना है जो ए और बी मार्क करके दिए हुए हैं, आपको उनकी प्लेसेस उनको लेबल करना है। दूसरा क्या आता है? आपको वो बताना है आगरा टेरिटरीज के बारे में। तो आगरा कहां पर है? आगरा है हमारा यूपी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये रहा आपका यूपी के अंदर आगरा, यहाँ पर लोकेट कर देना है। नेक्स्ट आता है सांची स्तूपा, कहाँ है? एमपी के अंदर। ठीक है, ये यूपी हो गया और ये एमपी हो गया। तो एमपी में क्या है? सांची स्तूपा है। ठीक है, और उसके बाद अजंता अलोरा की वो जो और में दिया हुआ है, उसका भी मैंने आंसर बता दिया। ये है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको सारे मैप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये विजुअली इम्पायर्ड, जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं ना बच्चे, ये उनके लिए है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ये उनके लिए है जो थोड़ा सा देखने में जिनको प्रॉब्लम होती है, जो पढ़ नहीं लिख सकते, उनके लिए है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का पूरा हमारा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और अब आपकी एग्ज़ाम डेट है, वो आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आपके फैब में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फैब से चल करके पूरा ये 55 डेज तक चलेगा बच्चे। और उसके बाद आपके अप्रैल में जैसे ख़त्म होंगे, और वैसे आपके मई में 15th मई से और आपके 15th मई से और 31st मई के बीच में आपके CUET के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, CUET 2024 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मई से अप्रैल और मई के बीच में कितना टाइम मिला? 10 मई को आपके ख़त्म होंगे, 15th मई से आपके ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे CUET के। तैयारी करने का मौका कम मिला ना, कि आप ये सोचो कि मैं तो बोर्ड के बाद एग्जाम की तैयारी करूंगा। गलत सोच। अभी से अपनी प्रिपरेशन कर दीजिए, और अभी से जब प्रिपरेशन करोगे ना, क्योंकि आपको GT इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, तो GT इंग्लिश की प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ये सारी चीज़ें आपको देखो, प्रिपरेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब आप ये जो जितना भी पेपर सॉल्व करवाया मैंने, ठीक है, ये पेपर सॉल्व करा दिया, लग गया आपको आइडिया। लेकिन CUET एग्जाम में आपको ये जो जितने आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं NCERT से, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो कैसे पढ़ोगे? कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना है। दूसरा, आपको नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स के साथ आप रिवीजन भी करोगे। ठीक है, टीचर आपको पढ़ाएगी, तब जाकर आप समझोगे। राइट, उसके बाद आपको क्या करने हैं? प्रैक्टिस पेपर्स लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, सैम्पल पेपर्स लगाने हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तब जाकर के आप CUET के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज तो भूल जाओ बच्चे, क्योंकि इस बार आपके 20 से 25 लाख कैंडिडेट जो है वो CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्योंकि सभी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मोस्ट ऑफ द 99% बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। वो बात अलग होती है कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ, उनको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे पैसे लगते हैं। दूसरा ये कि उनकी जो पढ़ाने का जो एक तरीका होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सेंट्रल के कॉलेज होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है। अब आपको क्या करना है? ये सारी चीजें, अगर आप CUET में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और वाकई में सीरियस हैं आप अपनी स्टडी को लेकर के कि दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से आपको दिया जा रहा है ये पूरा महापैक। और ये सफलता बैच है, जिसमें जो है 22 से, आप 22 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो फटाफट से इस सफलता बैच को एनरोल कर लो। और मैं तो ये कहूंगी कि सफलता 2024 CUET का जो एग्जाम है, वो आपका ये महापैक है। महापैक में ऐसा क्या है जो इनमें नहीं है? देखो बच्चे, यहाँ पर तो क्या है कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करके आपने मॉक टेस्ट दे दिया, प्रैक्टिस सेट, तो आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। लेकिन इस महापैक में जितने भी ऐसे वाले बैच आएंगे ना, छोटे छोटे, वो सारे इसमें इंक्लूड होते चले जाएंगे। ठीक है,
तो एक बार आपने ये महापैक एनरोल कर लिया ना, इसका मतलब ये कि सीयूटी के एग्जाम तक और उसके बाद तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। बार बार नए नए जो बच्चे आएंगे बैचेस के साथ में, वो नए नए बच्चों के साथ में आप एक बार क्या, 5 बार क्या, 10 बार क्या, 15 बार क्या, रिवीजन करते रहोगे। जितने भी बार बैचेस आएंगे इस तरीके के बैचेस आएंगे, ठीक है। तो महापैक वालों को सबका एक्सेस मिल जाएगा, इसलिए प्रेफर करना कि महापैक में आप एनरोल कर लो, क्योंकि इसमें सभी तरह के एक्सेस आपको मिल जाएंगे। बार बार आपसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम बताओ कौन से बैच को, भाई महापैक लिया हुआ है मेरे पास, वो हुक्म का इक्का है जिससे कि मैं हर उसको क्या कर सकता हूं, बीट कर सकता हूं। मेरे पास वो चाबी है जिससे कि मैं कोई भी रूम को अनलॉक कर सकता हूं। तो आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुम इस क्लास में क्यों आए, तुमने रिवीजन पहले भी कर ली थी, तुमने अभी करी है। बार बार रिवीजन करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तब जाकर तुम्हारी सीयूटी के एग्जाम की तैयारी जो है वो फुल ऑन हो, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। अब इसको कैसे करना है, इनके अलावा अगर आप महापैक सफलता बैच जो कि क्लासेस आपकी 22 से स्टार्ट हो रही हैं, अगर वो नहीं लेते हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैडम मैं तो टेस्ट सीरीज खरीदना चाहता हूं, मैं मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी कर लूंगा, तो मॉक टेस्ट भी आपके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकते हैं। तो 80 मॉक टेस्ट जब आप लेंगे तो उसमें भी आपको एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप करके जा सकते हो। तो मॉक टेस्ट के लिए आप ये चूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपके 80 मॉक टेस्ट है, इसमें 40 मॉक टेस्ट है, इसमें आपके 43 मॉक टेस्ट है और इसमें आपके 20 मॉक टेस्ट है। इन पर भी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है, क्या, Y489 कूपन कोड लगा करके। कैसे इसको करना है, ठीक है, ये सारी चीजें अब इस जो आज क्लास हुई है इसकी आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी, क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको नीचे ना एक कम्युनिटी, यहां पर इस तरीके से कम्युनिटी दे रखा होगा। तो उस कम्युनिटी पे क्लिक करके आपको हर एक टीचर की इंडिविजुअल कम्युनिटी पर जाकर चेक कर लेना है कि अनीता मैम हिस्ट्री को देखना है कि अनीता मैम की हिस्ट्री की जो पीडीएफ है वो कहां पर मिलेगी। तो इस तरीके से रुबेका मैम है या निकिता मैम है, ऐसे ही अनीता मैम आपको आगे मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करना है। आपको अनीता मैम वाले ग्रुप में ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो जाकर के इसको जरूर से इसको एनरोल कीजिएगा फटाफट से, और जल्दी से हमारे इस महापैक वाले बैच में अपने आप को एनरोल कीजिएगा। अब जो बच्चे चैनल पर नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, और लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। अभी आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो महापैक है इसमें कैसे एनरोल करना है। तो उसके लिए जाना है आपको कहाँ पर, गूगल पर। तो डायरेक्ट गूगल पर भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको, अड्डा 24/7 टाइप करना है। जैसे आपने अड्डा 24/7 टाइप कर दिया, यहाँ पर आएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका, और यहाँ पर क्या करना है आपको, ऑल कोर्सेज पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर, फिर उसके बाद जाना है आपको सीयूटी आर्ट्स पर। तो आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, जिस मर्जी के हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको इस महापैक पर जाना है या फिर सफलता बैच पर जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको बुक मिल रही है, ठीक है, इसमें आपको ये विदाउट बुक मिल रही है, लेकिन वैलिडिटी आपको सीयूटी के एग्जाम और उसके बाद तक भी रहेगी इसकी, ये जो महापैक वाले बच्चे हैं, ठीक है। और ये आपका सफलता बैच है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हो। तो इनका कोर्स आपका ये रहा, ठीक है। इसको परचेज कैसे करना है, तो जस्ट इस पर क्लिक करना है आपको, इस तरीके से क्लिक करना है, और जैसे आपने क्लिक किया, अब ये कोर्स कितने का है, 9345 का है, 49 का है। जैसे आपने बाय नाउ पे क्लिक किया तो आपको देना है कूपन कोड, लगाना है Y489, ये कूपन कोड अप्लाई कर देना है। और देखिए ये कोर्स कितने का रह गया आपका, ये कोर्स रह गया आपका 9129 का, ठीक है। तो पहले कितने का था, ये पहले था आपका 10,999 का, फिर उसके बाद डिस्काउंट करके 17% का डिस्काउंट लगाएगा, तो ये कितने का हो गया आपका, इतने का हो गया, ठीक है। उसके बाद इस पर भी जब आपने 17% का डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड लगाया, तो अब ये कोर्स कितने का रह गया, 9129 का। क्लियर बच्चे, 9129 का। बच्चे देखो अभी तैयारी कर लोगे ना, अभी से प्रिपरेशन कर लोगे, तब जाकर आप सीयूटी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। पॉइंट से बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कॉल करके मेल करते हैं कि मैम हमारा इतने परसेंट से, मतलब इतना 1 या 2 मार्क्स से वो बच्चे पीछे रह गए, और उनका जो सपना था टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का, एडमिशन हुआ नहीं, अब वो बच्चे पीछे ड्रॉप लेकर बैठे। अगर आप चाहते हो कि आप एक ही बार में आप क्लियर कर लो, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, और बहुत टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, तो बच्चे यही टाइम है, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर तुम कल सोचते रहोगे तो ये कल कभी नहीं आने वाला। समय खुद कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं लोगों को दोबारा समय दूं। तो जो समय है, जो टाइम है, उसको यूटिलाइज कर लो बच्चे। ये आपके लिए भी, आपके सपने के साथ साथ में आपके पेरेंट्स का सपना भी पूरा करेगा। तो अब आपका टाइम है कि आप किस तरह से अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करते हो। अपनी तैयारी करके जाइए, प्रिपरेशन करने चाहिए, व्हाटएवर आप जहां से भी कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, तो अभी से लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन होने वाला है इस बार बहुत बहुत ज्यादा टफ, बहुत हाई होने वाला है। पॉइंट से आप आगे पीछे रह जाओगे। अगर गलती से भी आपने तुक्का लगा दिया ना, नेगेटिव मार्किंग है, तो आप चले गए 6 नंबर पीछे। और 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए, तो आप ऐसे 30 से
40 मार्क्स के से आप पीछे रह जाओगे। तो बच्चे ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करनी जिसमें आपको भी नुकसान हो, जिसमें आपका भी सपना ब्रेक हो जाए, ड्रीम ब्रेक हो जाए और आपके पेरेंट्स का। जल्दी से जाइए, महापैक में एनरोल कीजिए, बहुत बहुत फायदे में रहोगे। कूपन कोड लगाइए और इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।